हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो गई है आप लोगों की। जूम वाले, जूम पर भी जो लोग हैं सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं शाजिया, आस्था इसमें आप सभी का स्वागत है। आ जाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, दीप शिखा, नाजिम, अमृता, सबको गुड मॉर्निंग। टाइम पता था ना, आज 10 बजे से क्लास है। क्या है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्वाति, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अच्छा, आज चश्मा लगा कर नहीं आई है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ चुका है, आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ चुका है, तो जो भी लोग थोड़ी सेंसिटिव आइज़ वाले हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। तो थोड़ा इसलिए भी आँख, जो लोग दिल्ली में हैं मैं उनको भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी क्या करिए, अपने आइज़ को प्रोटेक्ट करिए। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत समस्या आ सकती है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ज्योति, सबको गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। जूम वाले जितने भी हैं आप सबको गुड मॉर्निंग। और जो लोग दिल्ली में हैं स्पेशली, मैं आप सभी को कहूँगी कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो कृपया करके क्या करें, चश्मा वगैरह लगा के चले। हाँ, क्योंकि है क्या कि अभी बहुत ज़्यादा अभी ब्लर हो रहा है। अच्छा रुकिए, मैं बुलाती हूँ, रुक जाइए, रुक जाइए। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ, यही उत्साह क्या है, बना के रखना है। यस, हाँ, यही उत्साह बनाकर रखना है। और बाकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी, बाकी आप लोग पढ़ रहे हैं ना? अब तो ज्योग्राफी वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है। हाँ, और वैसे भी देखिए, मैंने आज बताया था ना, आज समझिए कि आज क्या है, थोड़ा सा आज मेडाइवल जो है, हम लोगों को मेडाइवल में पूरा क्या करना है, हम लोग को सल्तनत और मुगल, कोशिश यही करनी है कि आज खत्म कर देना है सल्तनत और मुगल, ताकि आप लोगों को मॉडर्न पे पूरा टाइम मिल सके। ठीक है? कैसे खत्म होगा? प्रयास करने से खत्म हो जाएगा, क्या किया जा सकता है? क्योंकि आप लोग एक बात बताइए। हाँ हाँ, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही थी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित, वो एक काम करिए कि उसे पढ़ लिया जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है मेडाइवल में। क्योंकि मॉडर्न से आप लोग भी जान रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना? तो अभी जो मेडाइवल वाला सेक्शन है, साफ नहीं दिख रहा है। रुक जाइए, मैं बुलाती हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं बोल देती हूँ। क्लियर नहीं दिख रहा है, बच्चे कह रहे हैं। हाँ हाँ, रुक जाइए, रुक जाइए, मैंने बोल दिया है। रुक जाइए, रुक जाइए, मैंने बोल दिया है। अभी भी ब्लर है क्या? रुक जाइए, हाँ देख रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मेडाइवल में, अच्छा रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अब क्लियर है अब? ओके, यस यस, ओके ओके। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें करना क्या है, कोशिश ये करना है कि हम लोगों को मेडाइवल का ये जो टॉपिक है ख़त्म कर ले। क्योंकि देखिए है क्या कि अब आप लोग के थोड़े परीक्षा नज़दीक आ रहे हैं, तो अब आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो है नहीं, ये भी है। तो इस वजह से क्या करना है, हम लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आप लोगों को, थोड़ा बताएंगे मुझे? हमारी लास्ट क्लास कहाँ तक हुई थी? लास्ट क्लास कहाँ तक हुई थी, थोड़ा बताइए ज़रा। सल्तनत में आई गेस मैंने इल्तुतमिश पढ़ा दिया था। इल्तुतमिश शायद पढ़ा दिया था, हाँ। इल्तुतमिश मैंने पढ़ा दिया था। हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं ना मैम कैसे होगा, बस देखिए जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही पढ़िए इसको अभी फिलहाल। इल्तुतमिश शायद हो चुका था पूरा का पूरा। अच्छा, इल्तुतमिश हो गया था ना, कि किसे लाख लाख बख्श वगैरह बोला जाता है और उसने क्या क्या काम किए थे। ओके 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 ओके, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग आते हैं, अब इसके बाद अगर हम लोग कार्यकाल के बारे में बात करें, दल चालीसा। ओके।
ठीक है, ओके। चलिए, तो इल्तुतमिश तक मैंने करवा दिया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें रजिया सुल्तान, जिसको सुल्तान रजिया भी बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे किसको, रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान को। और ये जो रजिया सुल्तान है, इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं था रजिया सुल्तान का। इसका टाइम पीरियड 1236 से लेकर के 1240 तक, यानी मात्र इसने कितने साल राज किए हैं? यस, 4 ईयर का जो टेन्योर है वो किसका है? रजिया सुल्तान का। समस्या क्या थी यहाँ पर? देखिए, अगर बात किया जाए कि वैसे तो क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, ठीक है ना, वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि इल्तुतमिश के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन हुए थे, इल्तुतमिश के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन हुए थे। अगर ये बात किया जाए कि आफ्टर इल्तुतमिश हु बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो इसका बेटा था, पुत्र था, जिसका नाम था रुकनुद्दीन। इसका नाम क्या था? रुकनुद्दीन, ठीक है ना, रुकनुद्दीन। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये था कि ये जो है ये बिल्कुल भी क्या कह लीजिए, जिसको एक कहते हैं ना भोग विलासी वाली लाइफ जीना जिसको कहा जाता है। इट मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा क्या करता हो अपने हिसाब से, या बहुत ही एक बहुत ही लैविश लाइफ जो जीते हैं जो लोग, तो ये उसी में से था। रुकनुद्दीन के बारे में बात करेंगे। बट इल्तुतमिश ने एक ट्रेंड जो चेंज किया, और वो ट्रेंड ये चेंज किया कि इसे लग चुका था कि मेरे बेटे में वो बात नहीं है जो मेरी बेटी में है। यही कारण है कि उसने क्या किया था, शुरू से ही वो अपनी बेटी को ट्रेंड कर रहा था कि किसी भी तरह से अगर मैं नहीं रहा तो मेरे एब्सेंस में मेरी बेटी रजिया को क्या किया जाएगा? सुल्तान बनाया जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इस बीच में रुकनुद्दीन, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि इल्तुतमिश के जस्ट बाद, अगर आप बात करें कि क्या इल्तुतमिश के जस्ट बाद ये आ चुका था क्या, मतलब तुरंत उसके जस्ट बाद ही आ गई थी रजिया सुल्तान? नहीं, इल्तुतमिश के जस्ट बाद रुकनुद्दीन फिरोज आया था जो इसका बेटा था, लेकिन वो इस लायक नहीं था, या उसमें वो एबिलिटी नहीं थी। क्या इसमें कुछ दिक्कत आ रही है? हाँ, इसमें वो एबिलिटी नहीं थी, दैट्स वाई उसको क्या किया जाता है, उसे गद्दी से हटा दिया जाता है, रुकनुद्दीन फिरोज को। एक चीज़ और जान लीजिएगा, एक सिस्टम थोड़ा सा और रह गया था जो इल्तुतमिश के बारे में मैंने नहीं बताया था। कारण क्या था रुकनुद्दीन का दिल्ली से बाहर जाने का? हुआ क्या था, ये कहाँ गया? ये दिल्ली से बाहर चला गया। बाहर जाने का कारण क्या था? बाहर जाने का कारण ये था कि इक्तेदारों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। अब आप पूछेंगे कि मैम ये इक्तेदार कौन है? तो देखिए, इल्तुतमिश ने ना एक काम किया था उस टाइम पर, इल्तुतमिश के द्वारा जो एक काम किया गया था वो ये था कि ये कौन सा सिस्टम लेकर आता है? ये लेकर आया था इक्ता सिस्टम, इक्ता व्यवस्था। अब मैं ये बता दूं कि ये था क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज द इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम में ये होता था कि सुल्तान जो है वो अपने से, यानी अपने आसपास के क्षेत्र में, स्पेशली जो उससे आउटस्कर्ट्स में जो एरिया है, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है जो उसके परिधि से थोड़ा बाहर या थोड़े दूर के जो क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये पूरी दिल्ली हो गई, ये पूरी की पूरी दिल्ली हो गई, ठीक है। दिल्ली के बीच में तो चलिए ठीक है सुल्तान है, लेकिन दिल्ली के जो कोने पे क्षेत्र है वहां पर ये कैसे कैसे जाता? क्योंकि अक्सर आप देखिएगा जो भी सीमांत प्रदेश होता है हमेशा वो क्या होता है, वहां पर हमेशा टेंशन बना रहता है। चाहे आज के कंटेक्स्ट में देख लीजिए, चाहे आप कभी भी उठा लें, वहां पे हमेशा क्या होती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो सेम हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर इल्तुतमिश के कंटेक्स्ट में भी देखते हैं, जब इसे ये लग गया था कि दिल्ली के परिधीय क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो कभी भी क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसने क्या किया, एक सिस्टम लेकर आता है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम में ये था कि बेशक आप क्या करो, अपने यहाँ से जो भी भू राजस्व वसूलना है वसूलो, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू जो आपको मन करे आप वसूलो, लेकिन उसका एक फिक्स रेशियो है। सपोज दैट कि आपको अगर 100 आप जनरेट कर रहे हैं, आपको 100 लैंड रेवेन्यू मिला, तो इसमें आप जो है 50 जो है आप क्या करोगे, सुल्तान को दोगे एनी हाउ। ये इसने मैंडेटरी कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान ने अपने नीचे के लोगों को कंट्रोल करने में, या फिर अपने से दूर के लोगों को अपने तक पहुंच बना के रखने के लिए उसने ये व्यवस्था लेकर आया था। तो यही व्यवस्था क्या कहलाई थी, इक्ता व्यवस्था। एक तरह से ये था कि केंद्र के द्वारा, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, केंद्र के द्वारा आसपास के क्षेत्र को, केंद्र के द्वारा आसपास के क्षेत्रों के जो आसपास के जो इलाके हैं, इलाके के लोगों पर, यानी जो स्पेशली जो उस टाइप के लोग हों, जो एलाइट क्लास हो या जो मजबूत वर्ग हो, उन पर कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया था, कौन सा सिस्टम लेता है, इलाके के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए ये क्या करता है, यह क्या लेकर आता है, यह इक्ता व्यवस्था लेकर आता है, यह इक्ता व्यवस्था लेकर आता है, ठीक है।
और जो लोग इक्ता यानी कि जो भी लोग लैंड रेवेन्यू वगैरह जनरेट करते थे और जो सुल्तान को देते थे, तो जो लोग जनरेट करते थे उन्हें कहा जाता था इक्तेदार, उन्हें ही कहा गया इक्तेदार। तो अगर आपका इक्ता अगर क्वेश्चन आता है ना, तो बस इक्तेदार वो थे जो क्या करते थे, इक्ता के जो ऑनर होते थे। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो दिल्ली से बाहर क्यों गया था, क्योंकि इन्हीं इक्तेदारों के द्वारा क्या कर दिया गया था, रिवोल्ट कर दिया गया था। अब ऐसी कंडीशन में दिल्ली का जामा मस्जिद आप लोगों ने सुना ही होगा, वहाँ पर ऑलरेडी रजिया ने क्या किया, सबसे फेवर लिया और ये कहा कि ऐसा है, अगर आपको लगता है, और ख़ासतौर से देश जैसे आप जानते हैं कि मुस्लिम्स के यहाँ जुमे के दिन क्या होती है, प्रेयर होती है फ्राइडे के दिन, और सभी जो मुस्लिम्स है वो इकट्ठा होते हैं। तो उस दिन ही रजिया ने आकर के लोगों से प्रॉपर कहा कि अगर आपको लगता है कि आई एम एबल टू रूल ऑन दिल्ली सल्तनत, अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे चुन सकते हैं। तब फिर एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि रजिया को ये नहीं कि इल्तुतमिश ने बना करके गया था या उसको प्रॉपर, हाँ ट्रेनिंग उसने दी थी, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस बहुत सामने थे उसके पास में। तो रुकनुद्दीन था, लेकिन जब रुकनुद्दीन नहीं था वहाँ पर, तब ऐसी कंडीशन में रजिया ने क्या किया कि उसने दिमाग लगाया और वो उसने दिल्ली की जनता से पूछा कि आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर वो बात है, आप मुझे सुल्तान के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। तो दिल्ली की वासियों के द्वारा कहा गया कि ठीक है, हम सर्वसम्मति से आपको अपना सुल्तान घोषित करते हैं। तो वो पहली ऐसी सुल्तान थी जो दिल्ली के निवासियों के द्वारा चुनी गई थी। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी रजिया सुल्तान के बारे में बात करें, जैसे अभी आप देख लीजिए, कल जो अभी जो रिजल्ट आया है यूएस इलेक्शन का, मैं खुद बहुत खुश हुई इस इलेक्शन से, क्योंकि पहली बार कहीं ना कहीं से क्या हुआ, एक महिला को वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल रहा है। एटलीस्ट कम से कम शुरुआत तो हुई, ये एक अपने आप में बड़ी बात है ना। तो जहाँ पर अभी भी देख लीजिए क्या है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या कि अगर इस तरीके की जो भी महिलाएं हैं और इस ऐसी जगह पे पहुंचती हैं, तो वो क्या है, वाकई काबिल तारीफ है। और उस दौर में, हम तो उस दौर की बात कर रहे हैं, चलिए आज तो हम 2020 में हैं, उस दौर की बात करें जहाँ पर इतने ना तो साधन थे, ना तो सोसाइटी बहुत हाई फाई हुआ करती थी। उसमें भी ये क्या थे, पूरी मुस्लिम्स कम्युनिटी थे वहाँ पे, और ज़्यादा क्या होती है, ऑर्थोडॉक्सी, रिजिडनेस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद भी रजिया ने क्या किया, एक सुल्तान के तौर पर खुद को क्या किया, डिक्लेयर किया, और उसने एटलीस्ट उसने क्या किया, शासन किया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ ये यहाँ तक रजिया के बारे में? जूम वाले, आवाज नहीं आ रही है क्या? आइए रजिया सुल्तान के बारे में बात करें। तो इसके बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलिएगा कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अभी तो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में बात करें तो रजिया को सर्वसम्मति से दिल्ली की जनता के द्वारा चुना गया था। ठीक है ना। रजिया को क्या देखते हैं हम लोग कि सर्वसम्मति से है ना, सर्वसम्मति से क्या किया गया था, इसे चुना गया था। सर्वसम्मति से दिल्ली की जनता के द्वारा इसको क्या किया गया था, चुना गया था। इट मीन्स कि शी वॉज इलेक्टेड, यानी कहीं ना कहीं से ये कह सकते हैं कि शी वॉज, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की पसंद थी रजिया कि ज़्यादा बेहतर सुल्तान हम लोग के लिए यही क्या होगी, साबित होगी। ठीक है। और शी वॉज इलेक्टेड, या फिर कह सकते हैं बाय द पीपल ऑफ, शी वॉज इलेक्टेड दिल्ली की जनता ने क्या किया था, इसे चुना था, दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर आते हैं हम लोग। इसके बाद बात करें कि रजिया ने ऐसे कौन से कार्य किए थे जो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, वहाँ के लोगों को बहुत पसंद नहीं आ रहे थे उस समय पर। तो स्पेशली इसने क्या किया था, जब ये सुल्तान बनी तो इसने सबसे पहले क्या किया कि अपने जो वस्त्र होते हैं वो चेंज किया। वस्त्र इन द सेंस कि कहा कि नहीं, मैं लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहन के जाऊँगी, मैं जैसे पुरुष सुल्तान पहनते हैं मैं वैसे ही कपड़े पहन के जाऊंगी, ताकि लगना चाहिए कि मैं सुल्तान हूँ। आई एम नॉट अ वुमेन, राइट नाउ आई एम अ सुल्तान, मैं सुल्तान हूँ और मैं सुल्तान जैसी ही दिखनी चाहिए। तो इसने क्या किया था, इस वजह से इसने क्या किया था, इसने पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा पहनना शुरू किया था। यहाँ पर इसने
पुरुषों की तरह, यानी पुरुषों के समान, इसने पुरुषों की तरह चोगा, चोगा समझते हैं आप लोग, लाइक गाउन, जैसे जो सुल्तान होते थे गाउन पहना करते थे, तो इसने गाउन क्या किया से पहनना शुरू किया। और कुल्हा, उस टाइम पर जो कुल्हा होता था वो होता था सुल्तान का टोपी हुआ करता था, और कुल्हा धारण करना शुरू किया। कुल्हा पहनना शुरू किया, ठीक है ना, और कुल्हा इसने क्या किया था, पहनना शुरू किया था, ठीक है। इसने पुरुषों की तरह चोगा, इसने क्या किया था, पुरुषों की तरह चोगा, यानी इट मीन्स गाउन पहन करके प्रॉपर जो टोपी होती थी उस टाइम पे सल्तनत पीरियड पे, पता नहीं आप लोगों ने कभी कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा मेडिवल में या देखा होगा, तो उसमें फोटो भी बने रहते थे कि उस टाइम के किस टाइप के टोपी हुआ करते थे, बड़े लंबे से। नहीं, अगर आपने देखा होगा तो आपने कम से कम पद्मावत देखा होगा आई गेस, जो अलाउद्दीन खिलजी टोपी पहनते हैं, तो सुल्तान उस टाइम पर क्या करते थे, टोपी पहनते थे उस तरीके के, ठीक है। तो वैसा यानी कि गाउन और कुल्हा, गाउन को कहते थे चोगा और कुल्हा को कहते थे यानी टोपी जो होता था, हैट जिसको बोलते हैं हम लोग, हैट भी नहीं कैप भी कह लीजिए एक तरह से, हाँ, एक सिंबलिक जो कैप इनका होता था, तो वो ये पहन करके क्या करती थी, चल के आती थी। ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी किसको, जो स्पेशली उस टाइम पे, इनफैक्ट आज नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, समस्या तो ये है। मैंने तो देखा आज भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि क्यों लड़कों जैसे कपड़े पहनती हैं लड़कियां। डजंट मैटर, ये सब कुछ समझ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस दौर में क्या था, ये अपने आप में वहाँ के लिए क्या था एक तरह से कि एक बहुत बड़ा स्टेप था जो रज़िया ले रही थी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, लेकिन समस्या क्या थी कि जो अमीर तुर्क थे, इसके सामने जो चुनौती थी, रज़िया के सामने अगर चुनौती की बात करें तो चुनौती के लेवल पे कौन था इसके सामने, जो अमीर तुर्क थे, जिसको अमीर तुर्क। अब ये अमीर कौन थे ये भी बता देती हूँ। ये जो अमीर हुआ करते थे ना, इन्हें कहा जाता था नोबेल। इन्हें क्या कहा जाता था, नोबेल। नोबेल इन द सेंस कि ये दिल्ली सल्तनत के बड़े प्रशासनिक पदों पर रहते थे। ये दिल्ली सल्तनत के बड़े प्रशासनिक पदों पर रहते थे, बड़े प्रशासनिक पदों पर रहते थे, पदों पर रहते थे। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्यों इसने, इल्तुतमिश ने दल चालीसा का निर्माण किया था। दल चालीसा का निर्माण करने का क्या था, कारण था। कारण क्या था भाई, कारण ये था क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम्स में भी क्या थे, अलग अलग मुस्लिम थे, ईरानी मुस्लिम, तुरानी मुस्लिम, तुर्क मुस्लिम। तो था क्या कि इस तरह से गुटबाजी जिसको कहते हैं दरबार में, जिसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा होने लगी थी, ग्रुपिंग जिसको कहा जाता है, तो ये सब बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और ये कारण क्या था कि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में जब रज़िया जब सुल्तान बनी, तो ये बात सबसे ज़्यादा नागवार किसको गुजरी, ये अमीर तुर्क को, कि हम पुरुषों के रहते हुए एक महिला का इतना कैसे हिम्मत हो गया कि ये हम लोगों के ऊपर क्या करे, रूल करे। ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब ऐसे में क्या था, ऐसे में इनके द्वारा क्या किया जा रहा था। हाँ जी, आप लोग सुन पा रहे हैं, आवाज बस जा रही है ना, अच्छा आ रही है, ओके, अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में हुआ क्या, एक समस्या और आ गई कि जो रज़िया है इस टाइम पर आपको मैं बता दूं कि एक इसको हबशी बोलते थे उस टाइम पे। अभी इसको हबशी नहीं बोलते हैं, ब्लैक जिसको बोलते हैं हम लोग, जो नेग्रो जिसको बोलते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में देखें तो ऐसे लोग को हबशी कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है ना। बुक्स, अकॉर्डिंग टू बुक्स, नॉट मी, ये मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा है, ये बुक्स के द्वारा, कि उस टाइम पर इन्हें हबशी कहा जाता था या नेग्रो जिसको हम लोग कहते हैं। ये बेसिकली अफ्रीका का रहने वाला था। और स्पेशली आप लोगों ने सुना भी होगा ये क्या कहते हैं, यूथोपिया। हाँ, यूथोपिया जो है जहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा अभी दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक है वो भी। तो उस टाइम पर क्या था कि वो जो याकूत जो था वो एक व्यक्ति था, और वो इल्तुतमिश का बहुत ही खासम खास था, यानी इल्तुतमिश उसको बहुत मानता था। और इल्तुतमिश ने उसके ही निगरानी में रज़िया को ट्रेनिंग दिलवाई थी, चाहे वो घोड़े का प्रशिक्षण हो, यानी घुड़सवारी का जो होता है वो दौड़ करना, या फिर जो भी आर्मी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग थी वो सब रज़िया को किसने दिया था, उसके ही दास, ये उसका कौन था, दास था, ठीक है ना, दास था, जिसका क्या नाम था, याकूत नाम था। तो याकूत ने ही उसको क्या किया था, पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी थी रज़िया को। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ समस्या ये हो गई थी कि रज़िया का जो झुकाव था वो बहुत ज़्यादा क्या था,
झुकाव था किसके ऊपर, याकूत के ऊपर। अब एक बात बताइए, अब सुल्तान है, पसंद कर सकती है, पसंद नापसंद ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये जब ये आज मुद्दा, तो ये पहले भी मुद्दा हुआ करता होगा। तो कैसे एक तुर्क महिला, यानी एक अच्छे नस्ल की महिला जो है, वो कैसे एक अफ्रीकी व्यक्ति को पसंद कर सकती है, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। और इस मुद्दे को किसने भुनाया, इन लोगों ने। इनका ये कहना था कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, और ये जो है एक दास को हम इतने ऊपर ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, ये लिख लिया है। जो लोग ऐप वाले हैं अपने थोड़ा सा कमेंट आप लोग कर दे, जूम वाले तो सुन रहे हैं, इनके कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हुआ क्या कि रजिया ने, देखिए एक पोस्ट हुआ करता था इनके यहाँ, अमीर आखूर, अमीर आखूर एक पद हुआ करता था। अब ये था कौन, मैं बता देती हूँ, अमीर आखूर। ठीक है, अमीर आखूर ये एक पद हुआ करता था, अमीर आखुर। इसका मतलब ये होता था कि जो अस्तबल का जो हेड होता था, तो उस टाइम पर अस्तबल का मुख्य अधिकारी, द वन हु इज द मेन ऑफिसर ऑफ अस्तबल। ठीक है, मुख्य अधिकारी। चूंकि उस टाइम पर क्या होता था, युद्ध वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, युद्ध वगैरह ज्यादा होते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था। तो अमीर आखुर समझ लीजिएगा यहाँ पर कि अमीर आखुर के पोस्ट पर, अब चूंकि क्या था, रजिया का, अब ये लिखने की जरूरत नहीं कि रजिया का झुकाव था याकूत की तरफ। ठीक है, बस ये था कि रजिया पसंद करती थी उसे। लेकिन हुआ क्या कि रजिया किसे पसंद करती थी, रजिया का झुकाव था किसके तरफ, याकूत की तरफ। किसके तरफ, याकूत। ये कौन था, एक अफ्रीकी व्यक्ति था, ये अफ्रीकी दास था। ये था कौन, ये अफ्रीकी दास था। और स्पेशली हम लोग देखें, ये इल्तुतमिश का बहुत ही खासम खास था, यानी इल्तुतमिश इसको बहुत पसंद करता था। ठीक है, इल्तुतमिश का पसंदीदा व्यक्ति। ठीक है, तो याकूत को इसने क्या किया था, अमीर आखुर का पोस्ट दिया, किसने, रजिया ने। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो अमीर तुर्क थे वो हो गए इससे नाराज। उन्हें लगा कि अब समझ आ रहा है, ओके ओके, हाँ ये एक तरह से, हाँ बस ये एक तरह से समझिए कि ये हम लोग सल्तनत टाइम पे भी क्या थी, कुछ प्रेम कहानियां थी, जिसमें से रजिया की कहानी भी क्या है, एक है। तो था क्या, मैंने क्या कहा कि एक अच्छे नस्ल की महिला थी। समस्या यही थी, एक तुर्क ब्रीड की, एक अपर नस्ल जिसको कहते हैं, एक अच्छे लाइट क्लास की महिला थी, और कैसे एक अफ्रीकी दास से ये कैसे क्या कर सकते हैं, पसंद कर सकती है, या उसके साथ कैसे जा सकती है। तो ये बात किसे नहीं पसंद आ रही थी, ये बात नहीं पसंद आ रही थी किसको, तुर्कों को। तो जो अमीर तुर्क थे उनके द्वारा क्या किया जाने लगा, अब इनके द्वारा किया जाने लगा क्या, अमीर तुर्क जो थे इनके द्वारा षड्यंत्र रचा जाने लगा। ठीक है ना, इनके द्वारा षड्यंत्र रचा जाने लगा। एक व्यक्ति इसमें और बता रही हूँ, बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं रजिया के कंटेक्स्ट में, आपको थोड़े से क्या है, कुछ ऐसा एंगल दिखेगा। एक व्यक्ति और था, एक और अमीर तुर्क ही था, जिसका नाम था अल्तुनिया। इसका क्या नाम था, अल्तुनिया। ठीक है, ये उस टाइम पे बेसिकली भटिंडा का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था ये, भटिंडा का गवर्नर था। ठीक है, भटिंडा का गवर्नर था। भटिंडा का गवर्नर था। इसने नहीं भी तो मैं आपको बता रही हूँ, इसने कई बार रजिया को क्या किया, लेटर लिखा था। कई बार ये लगातार लेटर लिखता था और लगातार अर्जी देता था कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मुझ में ऐसी क्या कमी है, मैं तो इतना बढ़िया हूँ, तुर्क हूँ और ऐसे वैसे। लेकिन रजिया बार बार इसको क्या करती थी, रिजेक्ट कर देती थी। तो अब समस्या क्या आ गई, समस्या ये आ गई कि ये अल्तुनिया बहुत दिन से ये खुद ही इंतजार में थे कि ऐसा कोई सही सिचुएशन बने कि मैं रजिया से शादी करूं और ऐसे वैसे। तब तक में ये जो अमीर तुर्क है, इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र करके याकूत की क्या की, हत्या करवा दी। याकूत की हत्या करवा दी। ठीक है ना, इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र करके याकूत की हत्या करवा दी। जब ये हो गया ऐसा, तो यहां पर एक वैक्यूम वाली स्थिति हो गई, अपना इंतकाम लिया था। देखिए कितने खुश हो गए सब, इनको लग रहा है कि आज हम हिस्ट्री में क्या नई चीज पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, वाकई में ये एक प्रेम कहानी ही है कि रजिया वो अब किसी को पसंद कर रही है, लेकिन पेरेंट्स जो है, वही वाली कहानी, पेरेंट्स नहीं, जो अलग जो लोग हैं वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मजा आ रहा है क्लास में, देख लीजिए, इनको देख लीजिए। सोच रहे हैं कि आज कुछ नई बात
चलिए, तो क्या देखते हैं कि ये जो अल्तुनिया था, मैंने क्या किया कि इसने कम से कम कई बार मतलब रजिया के पास गिफ्ट भी भेजे, कई बार ये अर्जी दे दे के पहुंचने आता था, और रजिया हर बार इसके सामान जो भी ये भेजता था ना, इसे साइड कर देती थी, हमें देखना ही नहीं है, इसे हटाओ। तो ये क्या था ना कि अल्तुनिया जो था ये इंतजार करते रहता था। इनफैक्ट एक बार अभियान पर इल्तुतमिश गया था भटिंडा, तो अपने साथ लेकर जाता है रजिया को भी। तो रजिया को जब लेकर गया तो उसी टाइम अल्तुनिया ने कहा भी था कि मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट पार्टनर मैं बन सकूंगा। तो फिर रजिया ने भाव नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि उसके साथ उसको पसंद था ये याकूत। समस्या यहाँ आ गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, कहानी ये हो गई कि ये जो अमीर तुर्क थे, इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करके याकूत को मरवा दिया। तो याकूत की जब हत्या हो गई तब रजिया को लगा कि अब वो स्थिति आ गई है कि मेरे खिलाफ, चूंकि ये सारे के सारा पूरा का पूरा दरबार अमीर तुर्कों से भरा हुआ है, तो यहाँ तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो अब रजिया की मजबूरी हो गई क्या कि अल्तुनिया से अपने आप को कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी सेफ किया जाए। तो उसने क्या किया, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। अगर आपका क्वेश्चन, अब सुनिए, इसी प्रेम कहानी में क्या है, क्वेश्चन भी है, ने अल्तुनिया से विवाह किया था। ने अल्तुनिया से विवाह किया था। अगर आपका क्वेश्चन कभी ये आ जाए कि रजिया ने किससे शादी की थी, मैरिज किससे किया था, इसने किससे मैरिज किया था, तो इसने अल्तुनिया से मैरिज किया था। किससे मैरिज किया था, अल्तुनिया से। और ये था कौन, ये एक तुर्क था, ये तुर्क था, बेसिकली ये टर्क था, ठीक है ना, तुर्क था, और भटिंडा का गवर्नर था। तो यही वजह है कि अल्तुनिया से जब इसने शादी की, चूंकि ये तो वेट में था ही कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है, और एज ये हम लोग इससे भी डिनाई नहीं कर सकते कि याकूत को की हत्या करवाने में इसका हाथ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं से क्या था, ये सभी लोग मिलकर चाह रहे थे कि रजिया जो है वो कहीं ना वो याकूत से पहले, सबसे पहले तो वो जो याकूत है उससे उसका विवाह ना हो सके। ये देख लीजिए कहानी, देव प्रकाश कर रहा है मैम, अल्तुनिया का प्यार सच्चा था। अच्छा। हाँ हाँ, भावनाओं पे कंट्रोल करिए, सही है। हाँ, तो अल्तुनिया, ये बात है कि अल्तुनिया बेचारा वेट कर रहा था, ये भी इससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि अल्तुनिया उसका वेट कर रहा था कि रजिया जब भी उसका अगर मन बदले या उसका दिल बदले तो वो अल्तुनिया उसके इंतजार में है। तो हुआ क्या कि अल्तुनिया से इसकी शादी हो जाती है, लेकिन समस्या ये थी कि अब तक में दरबार में रजिया की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही थी, ठीक है। तो जब नहीं रही तो फिर बाद में हुआ क्या कि जब अल्तुनिया से इसने शादी की तो फिर बाद में तुर्कों ने, ये स्थिति ऐसी आ गई थी कि तुर्क जो थे, ये अमीर तुर्क जो थे, उन्होंने पूरा का पूरा दरबार को क्या किया था, अपने अंडर में ले लिया, और फाइनली रजिया को यहाँ से भागना पड़ा। तो जब ये लोग भाग गए थे, ये और अल्तुनिया, ठीक है ना, ये लोग हरियाणा के पास से ही क्या कर रहे थे, अभियान चला रहे थे, लेकिन ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ठीक है ना, ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये था कि गैर तुर्कों को जो इन लोगों ने क्या किया, सामंत बना दिया रजिया ने, जैसे इसने एक तरह से याकूत को एक बड़ा पोस्ट दे दिया। तो इस बात से ये इतने नाराज थे कि फाइनली क्या हुआ कि रजिया के रहते भर में क्या होता है कि ये लोग इसे बंदी बना देते हैं, और वहाँ पर दूसरे लोग का यानी शासन जो है, अपने लोग अमीर तुर्क आ जाते हैं। तब फिर रजिया क्या करती है, जा करके वहाँ अल्तुनिया से ये शादी करती है। बट समस्या ये था कि इसके पीछे फिर अमीर जो जितने भी तुर्क थे वो लग चुके थे कि इसे छोड़ना नहीं है। फिर फाइनली हुआ क्या, जितनी बड़ी शासिका थी ये, तो इसकी मृत्यु बहुत ही क्या रही, बहुत ही दर्दनाक रही। हरियाणा के पास एक जगह है कैथल, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के लोगों को ही नहीं पता था, जो लुटेरे थे, कि ये रजिया सुल्तान है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये सुल्तान है तो उसके ऑर्नामेंट्स, उसकी ज्वेलरीज वैसे ही होंगे, गोल्ड के होंगे, काफ़ी हेवी होंगे। तो कैथल के पास होता क्या है कि यहाँ पर ये जब भाग रही थी, यानी दिल्ली से जब निकल के जो भागने वाले अभियान में कि बचना था, उस दौरान क्या होता है कुछ डाकू इसे घेर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि ये कोई महिला है, आम महिला है, जिसके पास जो सोने वगैरह की इतने सारे ज्वेलरीज पहनी हुई है, और वो उसकी उसी ज्वेलरीज लेने के चक्कर में उसकी हत्या कर देते हैं। जब हत्या कर दिया तब इन्हें पता चला कि हमने जिसकी हत्या की है वो रजिया सुल्तान है। तो आपको मैं बता दूं कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा भी है वो कहाँ पे, हरियाणा के कैथल में है, ठीक है। और मारा किसके द्वारा गया था, वो हरियाणा के ही कुछ जो लुटेरे होते हैं, जिन्हें पता नहीं था, ये भी कह लीजिए कि उन्हें मालूम नहीं था कि वो सुल्तान की हत्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि रजिया के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ था, ये षड्यंत्र का शिकार हो गई थी। और हरियाणा के पास कैथल, हरियाणा के पास एक जगह है कैथल, कैथल के समीप, कैथल के समीप
कैथल के समीप लुटेरो जो होते हैं ना, राहगीर जो लुटेरो को लूटते, जो लुटेरे होते हैं, लुटेरो के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, इसकी हत्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। रजिया के बारे में देखिए बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने यही कहा है कि रजिया के साथ जो सबसे बड़ी विडंबना जो थी ना, विडंबना ये थी कि रजिया एक महिला थी। इसके साथ जो सबसे बड़ी विडंबना थी, यानी जो सबसे बड़ा जो एक कह लीजिए कि जो दुख की बात ये थी कि ये महिला थी। अगर ये महिला नहीं होती तो कहीं ना कहीं से हम देखते कि इसका शासन में कभी भी इतनी बाधा नहीं आती जितना आया, क्योंकि ये क्या थी, एक बहुत ही मजबूत और बहादुर महिला थी। ठीक है ना, ये महिला थी और इसी कारण क्या हुआ कि ये हमेशा क्या रही, षड्यंत्र का शिकार रही। तो इसके जो 4 साल के टेन्योर थे, षड्यंत्र का शिकार रही। इसके 4 साल के टेन्योर में मैं बता दूं आपको, शिकार रही। ठीक है, इसके 4 साल के टेन्योर में यानी 4 वर्ष के अगर कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर ये किसमें रहा इसका मामला, ये ज्यादातर षड्यंत्रों को रोकने में, इन सब चीज़ों में ही इसका ज़्यादातर समय क्या रहा, बर्बाद रहा, या फिर कह लीजिए कि इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने में ही इसका ज़्यादा समय निकला। 4 वर्ष के कार्यकाल में क्या हुआ, अत्यधिक षड्यंत्र हुए, अत्यधिक षड्यंत्र रचे गए, अत्यधिक षड्यंत्र रचे गए। ठीक है, तो अब क्या था कि इसलिए माना जाता है कि अगर जैसे किसी व्यक्ति को आप अगर शासक बनाते हैं और नॉर्मल तरीके से क्या होता है वहां पर चीजें चलती हैं, तो वो आराम से क्या करेगा, कुछ नए काम भी कर सकेगा। ठीक है ना, कुछ नए काम भी कर सकेगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं था। कंडीशन क्या हो जाती है, कंडीशन ये क्रिएट हो जाती है कि इसके टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं से क्या होता है कि लगातार हो रहे षड्यंत्रों के कारण रजिया लगातार इसी में क्या रही, उलझी रही, या ये इन्वॉल्वमेंट इसका इन्हीं सब चीज़ों में रहा, जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। तो कह सकते हैं हम लोग एक बहादुर शासिका को, एक बहादुर महिला को वो उस तरीके की परिस्थितियां नहीं मिली जिसमें कहीं ना कहीं से वो खुद को प्रूव भी कर पाती कि हाँ कि मैं कैसी शासिका हूँ। लेकिन फिर भी 4 साल का टेन्योर जो भी था, ये माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, उस टाइम पे ये एक अच्छा कार्यकाल था इसका। लेकिन समस्या यही थी कि वो जो कॉन्स्पिरेसी थी जिसकी वजह से ये कहते हैं ना कि अगर आप किसी को खुल कर दीजिए कि तुम चलो प्ले करो, तुम क्रिकेट खेलो, तो वो खेलेगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर 10 बाउंडेशन लगा दो, बीच बीच में चेकिंग करना शुरू कर दो, तो फिर आपके परफॉर्मेंस में क्या होगा, दिक्कत आएगी ही आएगी। सेम वही कहानी थी रजिया के साथ। तो हम कह सकते हैं कि रजिया का जो कार्यकाल था एक बेहतरीन शासिका का, सिर्फ और सिर्फ उसकी महिला होने के नाते क्या हम देखते हैं कि उसे वो जस्टिस उसके साथ नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया से संबंधित देखिए बस यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चंस की बात कर ले रजिया से। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या हुआ, कहानी सुनकर कह रहे हैं क्या चंदन? हाँ जी चंदन, क्या बात है? हाँ जी, क्या हुआ? जूम वाले क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना? तो रजिया की देखिए बेसिकली यही कहानी थी। और अभी कभी भी जैसे अगर आप लोग कभी मेंस भी लिखिए ना, तो अगर आपको इतना पता है कि ये चीजें थी उस टाइम पे, तुर्कों की क्या भूमिका थी, ठीक है, उस टाइम पे महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या महिलाएं लीड करती थी, तो नहीं थी। ये पहली सल्तनत काल की ये पहली महिला शासिका थी। इनफैक्ट उस जमाने में महिला शासिका हो जाना ही अपने आप में क्या थी, बड़ी बात थी। तो ये सब क्या है इसके साथ, और ये एक बहादुर महिला थी, इसमें कोई शक नहीं था। ठीक है ना, शी वॉज अ ब्रेव लेडी, इसमें कोई शक नहीं था। ठीक है, आज कमला हैरिस देखिए बनी है वाइस प्रेसिडेंट। मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है जब मैं देख रही हूँ कि वह सही में मतलब महिलाएं अच्छा कर रही हैं। और इसमें नो डाउट कि पुरुषों का ही हाथ होता है, या पुरुष ही होते हैं, चाहे पिता के तौर पे, पति के तौर पे, या भाई के तौर पे, वो हर फ्रेम में कहीं ना कहीं से सपोर्ट करते हैं। इसलिए देखिए लोग कहते हैं, मैं आप लोगों की नॉर्मल सी बात करी, जब कमला हैरिस का कल का अगर पता नहीं आपने स्पीच सुना है या नहीं सुना है, जब वहाँ तो उन्होंने प्रॉपर कहा है कि स्पेशली थैंक्स टू माई हस्बैंड, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को थैंक्स भी बोला है। तो लोग सोचते हैं कि महिलाएं कुछ अच्छा कर लेती हैं, ये जो एक पुरुषवादी मानसिकता है कि महिलाएं कुछ अच्छा कर लेती हैं। अच्छा, रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी 8 पेज में है जो बहुत मशहूर ठीक है, तो ये मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक डर होता है ना पुरुषों में कि महिला अच्छा करेगी तो वो फिर नाम नहीं लेगी, वो भूल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, महिलाओं से ज्यादा चीजों को याद रखने वाला कोई नहीं होता है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसमें गुलाम वंश में जो और एक स्ट्रॉन्ग शासक रहा है, दैट इज गयासुद्दीन बलबन। दैट इज गयासुद्दीन बलबन।
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा सल्तनत ना जब आप पढ़ने लग जाइएगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी ज्यादा चीजें हैं इसमें, इतनी ज्यादा चीजें हैं इसमें कि फिर आपका कहते हैं ना मन लग जाएगा, ठीक है ना, पूरा आपका मन लग जाएगा, इतनी ज्यादा चीजें हैं। आप पूछेंगे कि मैम फिर इसके बीच में कौन से शासक आए थे, अगर आपको क्रोनोलॉजी के पर्पज से अगर आप चाहते हैं, क्रोनोलॉजी के पर्पस से अगर चाहते हैं कि रजिया के बाद का मैम बता दीजिए कि कौन था, तो अगर वैसे तो पूछता नहीं है, ठीक है ना, वैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन आपके इसके लिए क्या कहते हैं नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ। इसके बाद एक शासक आया था अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1200 ले 1242 से 46 तक। बस नीरज, ऐसा कुछ नहीं है नीरज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन, देखिए जो भी हो ना, मैं आप सबसे कहूंगी, जो भी स्पेशली जो मेरे मेल स्टूडेंट हैं, मैं आप सबसे ये बात कहूंगी कि हमेशा कोशिश किया कीजिए ना कि फीमेल्स अगर हैं तो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि पता है आपसे मैं बता रही हूँ कि एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण तभी होता है जब महिलाएं आगे रहती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग टाइम पीरियड क्या देख रहे हैं? विष्णु कह रहे हैं। चलिए मैं समझ गई, मैं इतने दिन से कभी ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया, आज ऐसा टॉपिक आ गया है कि आज सबके क्या है, मतलब वो दर्द छलक छलक के बाहर आ रहे हैं। चलिए आ जाइए इस पे, हम लोग क्या देखते हैं। देखिए गयासुद्दीन बलबन के बाद क्या है, रजिया है। रजिया जो थी, रजिया के बाद अगर बात करें कौन शासक बना था, बीच में देखिए उठापटक वाली स्थिति रही थी। इट मीन्स कि ये हम नहीं कह सकते कि एकदम 100% की इस टाइम पे ये शासक रहा, इसने रूल किया, नहीं, वो चल रहा था। सत्ता का जो छीन जो होता ना, छीना छीनी करना, वही चल रहा था कि ये आएंगे, इसके बाद दूसरे, फिर दूसरे के बाद तीसरे, ये कंडीशन था। तो हम क्या देखते हैं कि रजिया के बाद कौन है, अलाउद्दीन मसूद शाह आता है, उसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद आता है, ठीक है ना, उसके बाद कौन आता है, नासिरुद्दीन महमूद, और देन आता है कौन, गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद कौन आता है, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा मिन्हाजुद्दीन सिराज की एक किताब है तबकाते नासिरी, नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? हाँ जी, तबकाते नासिरी का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना। तो नासिरुद्दीन महमूद ये वही शासक है जिसको मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी क्या की है, समर्पित किया है। ये वही नासिरुद्दीन महमूद है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं मिन्हाजुद्दीन सिराज, मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है ये क्या था, इतिहासकार था, इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, ठीक है। तो तबकाते नासिरी जो है, इसने अपनी पुस्तक किसको समर्पित किया है, इसे किसे समर्पित किया है, नासिरुद्दीन महमूद को। किसे समर्पित किया है, नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित, इन द सेंस कि किसे डिवोटेड किया है, कि मैं अपनी पुस्तक डिवोटेड कर रहा हूं, किसे कर रहा हूं, तो ये है हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये वही है, यानी नासिरुद्दीन महमूद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नासिरुद्दीन महमूद कौन है, ये वही है, ठीक है ना, ये वही है। नहीं 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 नहीं, जो बताया है ना मैंने चंदन, यही है, ठीक है ना, जो मैंने बताया यही है। 1246 से 65 ये इसका क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। बीच बीच में क्या रहा, इन लोगों का काफी उठापटक चलता रहा है, क्योंकि इसके बाद बलबन आ जाता है, बलबन आ जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा ना, मिन्हाजुद्दीन सिराज, ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को मिन्हाज, मिन्हाज यही है, और मैंने शायद एक बार बताया भी था कि यही मिन्हाजुद्दीन सिराज क्या है, ये जुज़ानी के नाम से जाना जाता था। याद आ रहा है, मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ जी, जुज़ानी के नाम से कौन फेमस है, यही मिन्हाजुद्दीन सिराज क्या है, जाना जाता था, इतिहासकार। और ये उस टाइम पे इसने क्या किया था, तबकाते नासिरी, बहुत फेमस है तबकाते नासिरी, ठीक है ना,
तबकाते नासिरी इज द फेमस बुक ऑफ मिनहाजुद्दीन सिराज। इंग्लिश मीडियम लिखना हो तो लिख लीजिएगा, तबकाते नासिरी वॉज द फेमस बुक ऑफ मिनहाजुद्दीन सिराज, या विच वॉज रिटन बाय मिनहाजुद्दीन सिराज। इसको मिनहाज भी बोला जाता है, ठीक है ना। ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिनहाज। मिनहाज अगर हम लोग बात करें तो इसको मिनहाज के नाम से भी जाना जाता है, इसको मिनहाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसे किस नाम से जाना जाता है? मिनहाज के नाम से भी जाना जाता है। और इसने अपनी जो पुस्तक लिखी थी दैट वाज तबकाते नासिरी, इसने किसको समर्पित किया था? द रूलर हुज नेम वाज नासिरुद्दीन महमूद, उसको उसने क्या किया था? समर्पित किया था, ठीक है। लिख लीजिए, नहीं तो फिर कहेगा कि मैम लिखने नहीं देती है। किसने? नीरज ने बोला था ना उस दिन। दिल्ली सल्तनत में देखिए एक चीज आपको बता देती हूँ, बहुत सारे है क्या कि कल्चरली बहुत स्ट्रांग रहा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, और बहुत ज्यादा वर्क हुए उस टाइम पे, बहुत ज्यादा वर्क हुए उस टाइम पे, ठीक है। कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से भी हम क्या देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में बहुत ज्यादा वर्क हुए, इतिहासकार आ गए, अलग अलग चीजें लिखने लग गए। तो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत जो है ना, वो इसीलिए आप लोग देखिएगा कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो इसकी हिस्ट्री रही है वो क्या रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। बलबन पर आ जाते हैं। गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन बहुत ही क्या था, ये फेमस रूलर रहा हुआ है। किस टाइम पीरियड का? स्पेशली दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बलबन ने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है ना। बलबन ने बहुत सारे काम किए थे। काम इन द सेंस कि शासक को जो कहते हैं ना, शासक का शासन कैसा होना चाहिए। देखिए बलबन के बारे में बता देती हूँ, कहीं कहीं 1200 चंदन, ध्यान से सुनिएगा, कहीं 1265 भी लिखा होता है, कहीं 1266 भी लिखा होता है, कहीं 1267 भी लिखा रहता है। सो टाइम जो है ना इसका क्या होता रहता है, वेरी करता रहता है। सम टाइम इसका आपको टाइम दिखेगा 1265, सम टाइम आपको इसका टाइम दिखेगा 1266, और कहीं कहीं दिखेगा 1267, ठीक है। ये तीनों टाइम के लिए क्या करिए, यू हैव टू रेडी फॉर दैट द बलबन टाइम पीरियड इज सम टाइम इज दैट 1266, सम टाइम हम देखते हैं इसका कि या समवेयर हम लोग देख सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड 1265 है, और कहीं कहीं पर इसका टाइम पीरियड 1267 है, ठीक है, 1267 है। अच्छा एक बात बताइए, मेडिवल हिस्ट्री में मजा आता है पढ़ने में आप लोगों को? मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है? बहुत, मुगल एम्परर से। हाँ जी, अच्छा चलिए हम आगे बढ़े इसमें। हाँ जी नीरज, आगे बढ़ा जाए। हाँ हिस्ट्री तो ये बात है, हिस्ट्री तो मैं तो कहती हूँ कि इतिहास ना जितना जानिएगा उतना मजा आता है, ये बात तो है। और इतिहास पढ़ना और इतिहास पढ़ाने वाला दोनों पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप यही मिनहाजुद्दीन सिराज और ये सब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक शासक था, मिनहाज नाम था, ऐसे वैसे, तब मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। उसको बताइए कि हाँ ऐसा था, ये था, वो था, तब फिर क्या है, चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट हम लोग गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, भाई देखिए ये बहुत खतरनाक शासक आ चुका है, ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक शासक आ चुका है। ये अपने सिद्धांतों के लिए क्या है, जाना जाता था। इसने कुछ काम किए, ठीक है ना, काम क्या किए, इसका अगर हम लोग काम के बारे में बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही वाज डन। आज तड़पे हुए आशिक से दर चलकर सही कह रहे हैं। मैंने आज देखा कि मेरे क्लास के स्टूडेंट जो हैं वाकई में बेचारे परेशान हैं सब। हाँ 1265 से 87 ईस्वी, ठीक है। ये टाइम पीरियड किसका है, गयासुद्दीन बलबन का। अब देखिए ये जो शासक आया ना, इसने सबसे पहले क्या किया, इसने ये बात कही कि ऐसा है कोई शासक बनता है तो उसके शासक बनने का कारण होता है कि उसको ईश्वर चाहता है या खुदा चाहता है, तभी हम शासक हैं। अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो एक सामान्य व्यक्ति कभी भी सुल्तान नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार ने इसने सबसे पहला काम किया, इसने सबसे पहला ये काम किया कि सुल्तान के पोस्ट को दैवीय जो होता है ना कि भाई हमें दैवीय अधिकार मिले हैं, तो इसने सुल्तान के पोस्ट को दैवीय अधिकारों से जोड़ा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने सुल्तान के पद को यानी पोस्ट को दैवीय अधिकार से जोड़ा,
को दैवीय अधिकार से जोड़ा, ठीक है ना। दैवीय अधिकार का मतलब ये होता है कि हम सुल्तान वही हो सकता है जिसको ईश्वर चाहता है या खुदा चाहता है। अगर कोई व्यक्ति इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स कि सुल्तान ही क्या हो गया, एक तरीके से इसने ये कहा कि मैं ही खुदा हूँ, मतलब मीन्स उस टाइप वाली कहानी कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मुझे स्पेशल, मतलब मैं आई एम द स्पेशल वन हु वॉज, कह सकते हैं कि सेलेक्टेड बाई गॉड, मैं वैसा स्पेशल वन हूँ जिसको ईश्वर ने चुना है, अदरवाइज कोई सामान्य व्यक्ति कभी भी शासक नहीं बन सकता है, ठीक है। दैवीय अधिकार का मतलब यहाँ पर ये हुआ द वन हु इज सेलेक्टेड बाय गॉड, ठीक है ना, जो जो ईश्वर के द्वारा चुना जाए, द वन हु इज सेलेक्टेड बाय गॉड, सेलेक्टेड बाय गॉड, ठीक है ना। इसके द्वारा नेक्स्ट आ जाइए, बलबन ने इसने इसके अलावा क्या किया था, काम क्या किया था, तो सब बलबन ने सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि इसने बलबनी वंश की स्थापना की, इसने बलबनी वंश की स्थापना की। इसका मतलब ये है कि बलबनी डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बलबन। बलबन ने क्या किया था, बलबन ने स्पेशली क्या किया था, बलबनी डायनेस्टी को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, ठीक है। यहां पर आ जाइए, बलबनी डायनेस्टी, बलबनी डायनेस्टी, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, हम लोग इसमें बात करें कि बलबन की कुछ और बातें हम लोग देखें। जैसे इसने क्या किया, पहले ये था, ऐसा नियम नहीं था कि आप दरबार में जब एंट्री करें तो आपके लिए सजदा किया जाएगा या आपको झुक करके सलाम किया जाएगा, तो ये सब कंडीशन पहले नहीं हुआ करता था। अकबर ने क्या किया कि जब बलबन ने क्या किया कि जब ये सुल्तान बना तो इसने इस बात को मैंडेटरी कर दिया कि अगर सुल्तान एंटर करता है कोर्ट में या फिर आप सुल्तान के पास आते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सजदा करना होगा, पैबोस करना होगा। पैबोस का मतलब होता है, पै मतलब होता है पैर, बोस मतलब होता है चूमना, यानी पैरों को आप क्या करेंगे, मेरे चूमेंगे और मुझे झुक करके सजदा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या हूं, इसमें महान, समझ रहे हैं आप, इसको कहते हैं एक तरह से अपने आप को, खुद को डिक्लेयर करना कि मैं कितना ज्यादा क्या हूं, महान हूं, और मैं यस आई एम द सुल्तान, एकदम जो कहता है ना सुल्तान वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो बलबन लेकर आता है, ठीक है। तो इसने क्या किया था दरबार में, इसने दरबार में सजदा और पैबोस, सजदा जो होता है आपने सुना होगा, पता नहीं सॉन्ग वॉन्ग भी सुनते होंगे आप लोग, जो लोग सजदा का मतलब वो नमाज में सजदा करते हैं, झुकना, जो कहते हैं ना खुदा खुदा के आगे झुकते हैं लोग, तो सजदा करना, ठीक है। सजदा और पैबोस, दरबार में सजदा और पैबोस, और पैबोस, पैबोस का मतलब हो जाता है पैरों को चूमना, ठीक है। पैबोस को क्या किया था इसने, कंपलसरी मैंडेटरी किया, यानी अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी किया इसने, ठीक है ना, कंपलसरी कर दिया इसने। तो हम क्या देखते हैं कि बलबन ने क्या किया, एक नया सिस्टम ये लेकर आता है, और वो नया सिस्टम क्या था भाई, वो नया सिस्टम ये था कि एनी हाउ हम लोग जो हैं क्या है, मैं क्या हूँ, इस जो भी हूँ मैं सुल्तान हूँ और मैं ही सुल्तान हूँ, ठीक है ना, ये वाला ये वाला कॉन्सेप्ट। और इसके पहले दरबार में ड्रेस कोड नहीं हुआ करता था, सपोज दैट कि सुल्तान जो है वो तो पहनता है, लेकिन इसके पहले दरबार में ड्रेस कोड नहीं हुआ करता था कि आप आएंगे तो आपको स्पेशल ये ड्रेस पहन कर आना है। इसने क्या किया है कि अपने दरबार में ड्रेस कोड को मैंडेटरी किया, ठीक है। इसने एक कहते हैं ना, एक नॉर्मल वे में कहा जाता है भौकाल टाइप बनाना कि भाई आई एम द सुल्तान, मैं सुल्तान हूं, ठीक है, इस तरह की चीजें वो कौन करता है, ये बलबन करता है। इसने ड्रेस कोड को क्या किया, कंपलसरी किया, ड्रेस कोड को दरबार में अनिवार्य किया, इसने ड्रेस कोड को क्या किया, दरबार में अनिवार्य कर दिया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, तुर्काने चहलगानी याद है जो मैं बताया था आपको, आप लोगों को, हाँ जी, तुर्काने चहलगानी याद है, दल चालीसा जो मैंने बताया था आप लोगों को,
हाँ, याद आ रहा है। तो तुर्काने चहलगानी जो था, जिसमें माना जाता था कि 40 तुर्क लोगों का क्या था, वो ग्रुप था। जब ये यहाँ पर आता है, इनफैक्ट आपको बताती हूँ, जब इल्तुतमिश के टाइम पर वो जो 40 लोगों का जो ग्रुप था, उस ग्रुप में बलबन भी शामिल था, और उसे पता था कि ये तुर्काने चहलगानी में होता क्या है। बनाया तो गया है सुल्तान के द्वारा कि भाई कॉन्स्पिरेसी को रोको, लेकिन कहीं ना कहीं यही तुर्काने चहलगानी ने क्या किया था, बाद में काम बिगाड़ दिया था, और रजिया से लेके आगे के जो भी शासक है उन लोगों के लिए, उनके मामले में इनका क्या रहा था, बहुत ज्यादा रोल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जैसे ही बलबन शासक बना, इसने सबसे पहले तुर्काने चहलगानी को समाप्त किया। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप खुद उस संस्था में रहते हैं तो आपको पता होता है कि ये संस्था सही काम के लिए काम कर रही है या गलत काम के लिए काम कर रही है। तो इसे तुर्काने चहलगानी की हकीकत मालूम थी, दैट्स व्हाई ही अबॉलिश्ड तुर्काने चहलगानी। इसने क्या किया था, इसने तुर्काने चहलगानी को समाप्त किया। इसने तुर्काने चहलगानी को समाप्त किया, इट मीन्स ही अबॉलिश्ड तुर्काने चहलगानी, इट मीन्स ही अबॉलिश्ड तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी, इसने क्या किया, तुर्काने चहलगानी को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि तुर्काने चहलगानी को दिल्ली सल्तनत में बनाया किसने था, तो तुर्काने चहलगानी को बनाया था इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने किया था, बलबन ने समाप्त किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, लिख लिया ये आप लोगों ने, ये लिख लिया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि बलबन ने क्या किया था, एक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लौह और रक्त की नीति अपनाना। लौह और रक्त का मतलब ये होता है, रक्त का मतलब तो ये हो जाता है कि हम क्या है, सबसे शुद्ध नस्ल के हैं। रक्त का मतलब क्या होता है कि वी आर फ्रॉम प्योर रेस, हम प्योर रेस से हैं। हमें कोई भी हम जितने भी लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा क्या है, प्योर है। तो ये किसका मानना था, ये बलबन का मानना था। ठीक है ना, ये मानना किसका था, ये बलबन का मानना था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सोनी आगे बढ़ा जाए अब इसमें। हाँ जी नीरज, आगे चलूं अब इसमें। ओके चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसमें देखते क्या है कि इसके बाद हम क्या देखते हैं कि बलबन ने, या आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में भी आ चुका है, कि बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है ना, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। रक्त मतलब समझ ही गए, ब्लड का जो मामला है कि हाँ वी आर ओरिजिनल टर्क्स, हम शुद्ध क्या है, तुर्क है और तुर्की नस्ल के हैं। इस बात को इसने क्या किया था, बहुत ज्यादा तवज्जो दिया था, यानी बहुत ज्यादा इसने उसको इस पर फोकस किया या सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, नीति अपनाई थी। ठीक है, इसके टाइम पर अगर हम लोग देखें तो इसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था। चूंकि क्या था, बलबन के बारे में आप लोग भी पढ़ चुके हैं बिहार स्पेशल में भी, कि इसने तुगरील का विद्रोह का दमन किया था। याद आ रहा है तुगरील का विद्रोह? हाँ जी, तुगरील का विद्रोह याद आ रहा है आप लोगों को कि भूल गए हैं? बंगाल में दमन किसने किया था तुगरील के विद्रोह को? इसे नहीं किया था ना। ठीक है, तो यहां पर है जी। तो इसमें देखिए है क्या, चूंकि बलबन क्या है, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है ये। हाँ, तुगरील का विद्रोह हुआ था बंगाल, अगर आप लोग को याद होगा मैंने बताया भी था। तो ये जो है इसका मतलब ये कि इसका फोकस सबसे ज्यादा किस पर होगा, सैन्य डिपार्टमेंट पर होगा। लौह और रक्त की नीति का मतलब होता है देव प्रकाश, रक्त मतलब हो गया प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। ठीक है ना, प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध नस्ल के क्या है, हम प्योर तुर्की हैं। शुद्ध नस्ल को इसने क्या किया, सबसे ज्यादा भाव दिया कि भाई हम जो कहते हैं ना कि हम बहुत ही क्या है, परफेक्ट हैं,
हमारे अंदर वो गुण है, शासन करने वाली क्वालिटी है। और लौह मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, समझ लीजिए इसको एक तरीके से। लौह मतलब होता है कि सख्त, जिसको कह सकते हैं हम लोग, सख्त कह लीजिए, या फिर ये कह सकते हैं कि इसने क्या किया, एक तरह से पूरी तरह से एक टाइट, मतलब एक अपने ब्लड को ध्यान में रखते हुए उसने जो नीति बनाई थी, वो नीति ये थी कि हम एक सख्त नीति का निर्माण करेंगे, और जिसका बेस होगा कि भाई हम चूंकि तुर्क हैं, शुद्ध नस्ल के तुर्क हैं, और ईश्वर चूंकि चाहते हैं कि हम सुल्तान बने, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, लौह और रक्त की नीति बनाते हैं। ठीक है, लौह का मतलब ही ये हो जाता है, लोहा नहीं समझते, लोहा टाइप मतलब बहुत मजबूत। हाँ जी, समझ गए, इसको नॉर्मली इसमें आ जाइए। लोहा मतलब समझते हैं, लोहा टाइप, लोहा तो समझते हैं ना, कठोर, सख्त। हाँ वही मैं कह रही हूँ, सख्त। तो उसे ही इसने क्या किया था, वही नीति बनाई थी। सैन्य व्यवस्था में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने एक नए विभाग की स्थापना की थी, एक नए विभाग की स्थापना की थी, कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाते हैं की थी, जिसमें से कौन सा डिपार्टमेंट था, वो नया डिपार्टमेंट था दीवाने। इनके सल्तनत में स्पेशल में क्या देखते हैं, हाँ सल्तनत में हम लोग स्पेशल क्या देखते हैं, दीवाने अर्ज, याद रखिएगा, दीवाने अर्ज। ठीक है, ये दीवाने अर्ज जो है, दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये दीवाने अर्ज क्या था, एक न्यू सैनिक डिपार्टमेंट था विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बलबन। बलबन ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, दीवाने अर्ज चूंकि क्या है, ये फोकस्ड सबसे ज्यादा किस पर है भाई, इसका है कि हम अभियान करेंगे, एज अ रूलर अपने आप को क्या करेंगे, हम बताएंगे, हम लड़ाइयां भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे। तो इस वजह से इसने क्या किया था, एक न्यू सैनिक डिपार्टमेंट ही स्टैब्लिश कर दिया विच वॉज नोन एज दीवाने अर्ज। ठीक है, ठीक है, और यहीं से यानी बलबन के टाइम से ही हम लोग क्या देखते हैं, एक नया सिस्टम आया था गुप्तचर व्यवस्था में, बरीद सिस्टम। गुप्तचर व्यवस्था में हम लोग क्या देखते हैं, बरीद सिस्टम। तो इसके टाइम पर क्या हुआ था, ये काफी सक्सेसफुल रहा था। गुप्तचर व्यवस्था में, इट मींस इंटेलिजेंस सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सिस्टम आया था, इसको कहा जाता था, जो गुप्तचर होते थे दे वेर बेसिकली नोन एज बरीद। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था, बरीद कहा जाता था, और ये काफी क्या रहे थे, इसके टाइम पर सफल रहे थे। ये क्या रहे थे, काफी ज्यादा सफल रहे थे, बरीद इनको कहा जाता था, ये काफी सफल रहे थे। अब बाकी कुछ लिखिएगा मत, बस ध्यान रखिएगा, उतना आएगा नहीं पीटी में आपको, मैं बस बता दे रही हूँ कि मंगोल्स का जो अटैक था, इसके टाइम पीरियड पर हुआ क्या था कि मंगोल्स जो है ब्यास नदी तक आ चुके थे। ठीक है, इसका जो बेटा था वो शहजादा मोहम्मद, वो उसकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती मंगोल आक्रमण में, लेकिन उससे आगे मंगोल्स नहीं बढ़ सके थे। ठीक है, लेकिन उसके आगे यानी व्यास नदी के आगे जो है मंगोल्स नहीं बढ़ सके थे। अमीर खुसरो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हाँ अमीर खुसरो का नाम सुना होगा, बहुत सारी पहेलियाँ, रुबाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा लिखी गई हैं। अमीर खुसरो, जिनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है, नाम सुना है आप लोगों ने, क्वेश्चन भी आया हुआ है शायद। हाँ जी, अमीर खुसरो का नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुना है, हाँ, तो अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो अमीर खुसरो जो थे, इसी के काल से क्या करते हैं, शुरुआत होती है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो क्या थे, बहुत सारी सुना है, हाँ अमीर खुसरो, और एक और थे, इनका नाम था अमीर हसन। ठीक है, अमीर हसन, इन दोनों ने अपनी साहित्यिक गतिविधि इन्हीं के काल से, यानी बलबन के टाइम पीरियड से ही शुरू करते हैं। ये अमीर हसन बलबन के काल से ही अपना साहित्यिक सफर शुरू करते हैं, या अपनी साहित्यिक यात्रा आरंभ करते हैं, साहित्यिक यात्रा आरंभ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाइए, अमीर खुसरो के बारे में एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, तूतिए हिंद किसको कहते हैं, हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, हिंद का तोता, हिंद का तोता।
ठीक है। बहुत सारी कविता, रुबाइयाँ, ये सारे के सारे अमीर खुसरो, जैसे पता नहीं शायद वो भी इन्हीं का है, आप लोगों ने सुना होगा कि क्या था, राजा जी के बाग में कुछ समथिंग है ना, दो शाला ओढ़े खड़ी थी, मक्का को लेकर के नहीं बोला जाता है, क्या पहेली बुझाई जाती है। हाँ, तो ये सब उन्हीं के द्वारा जो है वो लिखा गया था। इनफैक्ट एक आपने सुना भी होगा, छाप तिलक सब सीन छीन, कुछ है ऐसा, तो वो भी उनके द्वारा ही लिखा गया, छाप तिलक सब छीन नैना मिलाई के रे, ये तो गाना में भी सुना होगा आप लोगों ने, तो ये भी अमीर खुसरो का ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी पहेलियां, कविताएं, रुबाइयां, ये सब अमीर खुसरो बहुत, मतलब बहुत ही कह लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कह सकते हैं कि लिटरेरी पर्सन थे ये अमीर खुसरो। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बलबन ने क्या किया था, मरने से पहले इसने क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी बलबन ने मरने से पहले इसने क्या किया था, इसने मरने से पहले या इसने अपनी मृत्यु से पहले, अपनी मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, घोषित कर दिया था। ठीक है, तो लेकिन हम देखते हैं क्या इसकी जो, अच्छा सुना है, हाँ, इसने क्या किया था, जब इसकी मृत्यु होने से पहले इसने क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी जो कि इसके पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद के बेटा, इसका नाम था कैकुबाद, ठीक है ना, इसने अपने पुत्र, इसके बेटे का नाम, मतलब अपने बेटे के पुत्र यानी अपने पौत्र को इसने क्या किया था, घोषित किया था, उसका नाम क्या था, कैकुबाद। लेकिन समस्या ये थी कि कैकुबाद को क्या हो गया था, पैरालिसिस का अटैक आ गया था, जिसके कारण यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कैकुबाद न बन करके, हाँ, तबला का आविष्कारक भी यही थे, कैकुबाद न बन करके इसका ही पुत्र जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स, जिसका नाम क्या था, शमसुद्दीन कैमूर्स। कैकुबाद जो है यह बीमार होने के कारण इसके स्थान पर शमसुद्दीन कैमूर्स आ जाता है, शमसुद्दीन कैमूर्स शासक बनता है, जिसका सेनापति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी बनता है, जिसका सेनापति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये था शमसुद्दीन कैमूर्स के बारे में देखें तो यह गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ, क्योंकि अब इसके बाद पूरी डायनेस्टी ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, यह कौन थे, यह गुलाम वंश के शासक थे, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, इट मीन्स ही वॉज लास्ट गुलाम या स्लेव रूलर्स, शमसुद्दीन कैमर्स। अच्छा, मैं समझा दे रही हूँ स्वाति, लिसन, अमीर खुसरो एंड अमीर हसन वॉज अ हाईली लिटरेरी पर्सन, या फिर बहुत ही क्या थे, वेल नोन लिटरेरी पर्सन who started their journey in the time period of Balban. Okay, अमीर खुसरो, he was also known as तूतिए हिंद। तूतिए हिंद का मतलब होता है पैरोट ऑफ हिंदुस्तान, यानी वो जिसके जबान पर सारी चीजें क्या हो, रटी हुई हो, और या वो जो बहुत ही क्या हो, तेज तर्रार हो, जो जिसको बहुत ज्यादा क्या हो, नॉलेज हो, दैट अमीर खुसरो वाज नोन एज तूतिए हिंद। ये क्वेश्चन आप लोग के आते भी हैं। ठीक है, बिफोर बलबन वॉज डाइड ही ऑलरेडी डिक्लेयर हिज सक्सेसर, कि मेरे बाद कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, तो ही डिक्लेयर हिज सन इन लॉ, नहीं, his grandson, he declared his grandson whose name was Kaikubad as the ruler of Delhi Sultanate, but because he was paralyzed, so he was not became the ruler of Delhi Sultanate. He already declared his son whose name was Shamsuddin Kaimurs to be the king of Delhi Sultanate. After that, Shamsuddin Kaimurs became the last ruler of Delhi Sultanate of slave dynasty, whose commander in chief was Jalaluddin Khilji. ठीक है, he was last ruler of Ghulam dynasty. Swati, is it clear? Swati, is it clear?
ठीक है। तूतीय हिंद, अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय तूतीय हिंद, द पैरट ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है ना, इसका मतलब ही हो जाएगा पैरट ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का तोता। और हिंदुस्तान का तोता किसको बोला जाता था भाई? हिंदुस्तान के तोता कहलाते थे आपको अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ये क्या कहलाते थे? हिंदुस्तान के तोता। तब तक लिखिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ूं इसमें अब? हाँ जी, अब आगे चले। नहीं, अगर नोट डाउन कर रहे हैं, नहीं मैं साइड हो जाती हूँ। हाँ जी, आगे चला जाए इसमें। ये अमीर हसन भी क्या थे? ये भी एक फेमस क्या थे उस टाइम पे? लिटरेरी पर्सन थे। अमीर हसन की बात करें तो इनकी एक किताब आई हुई थी, अमीर हसन सिजजी नाम है इनका। हिज फुल नेम वाज अमीर हसन सिजजी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी द फेमस बुक फवाइदुल फवाद। बट वो उतना आपको जाना नहीं उतने डीप में, नहीं तो कहेगा कि मैम क्या बता रही हैं, याद भी नहीं हो रहा है, सब हमारे जहन से उड़ता जा रहा है, इट मीन्स दिमाग से उड़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं खिलजी डायनेस्टी। वो तो शुक्र है कि मैं ज़्यादा उर्दू नहीं इस्तेमाल करती क्लास में, नहीं तो कहेंगे आप कि मैम क्या बताती हैं, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, दिमाग से बाउंस कर रही हैं। हाँ, खिलजी क्रांति, इसको खिलजी वंश भी बोलते हैं और खिलजी क्रांति भी बोलते हैं। खिलजी वंश भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज खिलजी रेवोल्यूशन। खिलजी रेवोल्यूशन, ओके। अब आते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले तो जलालुद्दीन खिलजी। हाँ हाँ, मैं, अरे बाबा मुझे भी पता है, मैं एक बात कह रही हूँ आप लोगों से, मैं एक बात कह रही हूँ। मेडिवल में क्या होता है, उर्दू बोलना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं, समझ रहे हैं सिद्धार्थ? मैं ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बोल रही हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ। सो डोंट बी इमोशनल अबाउट दैट कि मैं ये उर्दू की क्लास नहीं, आई नो वेरी वेल दैट दिस इज नॉट द क्लास ऑफ उर्दू, और मैं उर्दू की टीचर हूँ भी नहीं, पहली बात तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था, जलालुद्दीन और फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है, यानी इसका टाइम पीरियड हम लोग कब से कब तक देख रहे हैं? हाँ, इसका जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक देख रहे हैं? 1290 से 96 तक का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि इसने क्या किया था, यह ऑलरेडी क्या था, शमसुद्दीन कैमुर्स, जैसा मैंने बताया। तो ये लोग की जो एक टेंडेंसी रही थी वो क्या थी शुरू से, आप देखिएगा क्या कि जो भी अपने शासक है उनकी हत्या करो और आगे बढ़ते जाओ। ये टेंडेंसी आपको पूरे दिल्ली सल्तनत काल में दिखाई देगी। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपको टेंडेंसी किस में दिखाई देगी? दिल्ली सल्तनत के काल में दिखाई देगी कि जब भी कोई ना कोई जो है कमांडर इन चीफ, उसने क्या किया, हमेशा अपने शासकों की हत्या की है और उसके बाद उसने क्या किया है, लीड किया है। तो जलालुद्दीन खिलजी के कंटेक्स्ट में भी क्या देख रहे हैं हम लोग, यही देख रहे हैं, सेम थिंग। तो इसने क्या किया, शमसुद्दीन कैमुर्स के बाद इसने खिलजी वंश की स्थापना की, और जब इसने खिलजी वंश की स्थापना की तो आफ्टर दैट इसने क्या किया, किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई, अपनी राजधानी बनाई। ठीक है ना, किलोखरी को इसने क्या किया था, ये दिल्ली में ही है, ही मेड हिज कैपिटल। किलोखरी को इसने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसमें क्या देखते हैं कि इसके समय पर क्या देखते हैं इसके टाइम पे ही साउथ इंडिया में, यानी दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में भी एक जगह थी जिसका नाम क्या था, स्पेशल हम लोग देखते हैं उस टाइम पे, देवगिरी। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत में देवगिरी में, यानी अब तक यहाँ पर मुस्लिम अटैक नहीं हुआ था, दक्षिण भारत के देवगिरी में, कहाँ की बात हो रही है, दक्षिण भारत के देवगिरी में।
के देवगिरी में, दक्षिण भारत के देवगिरी में पहला मुसलमान आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण इसी के काल में हुआ था। इसी के काल में हुआ था, यानी फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो है वो कब हो रहा है? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इसके ही टाइम पर हुआ था इन साउथ इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इसके ही टाइम पर हुआ था, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन किसके काल में हुआ है? इसी के काल में हुआ है। और कभी कभी पूछ देता है कि जब इन लोग के टाइम पर अटैक हुआ था तो यहाँ का देवगिरी का शासक कौन था? यहाँ का हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, ठीक है। The ruler of South India, when he was attacked on South India, his name was रामचंद्र देव। रामचंद्र देव क्या था? उस समय का शासक था। रामचंद्र देव क्या था? उस समय का यहाँ का क्या था? शासक था। खिलजियों की एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता देती हूँ, इसके पहले कोई भी रूलर, स्पेशली दिल्ली सल्तनत के काल में, मंगोल्स को कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सके थे, क्योंकि मंगोल्स क्या माने जाते थे? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बारबेरियन थे, बर्बर थे। वो जहाँ भी जाते थे क्या करते थे? रक्तपात, बड़े लेवल पर क्या करते थे? खून खराबा। लेकिन खिलजियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही वो ये रही कि इन्होंने मंगोल्स को कंट्रोल में किया था। मंगोल्स को, यानी कि मंगोल्स दूसरों को मारते थे, लेकिन खिलजियों के द्वारा मंगोलों को मारा जाता था, ठीक है। आगे बढ़े? हाँ जी, आगे बढ़े। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किसको अपने कैपिटल बनाया था, तो दिल्ली में ही किलोखरी को इसने क्या किया था? अपनी कैपिटल बनाया था। और दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण जो देवगिरी जो जगह है वो कब देख रहे हैं हम लोग? हो रहा है इसी के काल में हो रहा है। एंड रामचंद्र देव वॉज द रूलर ऑफ साउथ इंडिया। स्वाति, जलालुद्दीन खिलजी वॉज मेड हिज कैपिटल किलोखरी को इसने क्या किया था? अपनी कैपिटल बनवाया था। एंड इन साउथ इंडिया फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन किसके टाइम पर होता है? इन खिलजी के टाइम पर हो रहा है। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट दैट टाइम पीरियड? रामचंद्र देव वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट दैट टाइम पीरियड। चले आगे बढ़े। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने? किलोखरी दिल्ली में है सिद्धार्थ, किलोखरी दिल्ली में है। आप देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में हम क्या देखते हैं कि अलग अलग शासकों ने, चूंकि दिल्ली जो है अभी लगती है कि ठीक है भाई 40 किलोमीटर या हार्डली 50 किलोमीटर के रेंज में है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास का पूरा क्षेत्र क्या होता था? काउंट होता था। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये रहा दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं, ये रहा, दिस इज दिल्ली, ठीक है। इसमें क्या किया हमने? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, किलोखरी ये जगह है, हमने क्या किया? इसे अपनी कैपिटल बना दी। यहाँ पर क्या होगा? सेना। बाद में जब आता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने सीरी को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। वही जब तुगलकों के टाइम पे देखते हैं तो इसने क्या किया था? तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाई। तो यही दिल्ली में क्या हो रहा है, चूंकि अभी ना शहरीकरण है बहुत बड़े स्तर पर, उस टाइम पर ऐसा शहरीकरण नहीं था, इतना क्षेत्र विस्तार नहीं था, ठीक है। तो जब क्षेत्र विस्तार इस तरीके से नहीं था या इतना रश नहीं था, तो ऐसे में क्या था? बहुत स्पेस था। तो दिल्ली में ही हम क्या देखते हैं, अलग अलग जगहों पर कोई सीरी को अपनी कैपिटल बना रहा है, कोई किलोखरी को अपनी कैपिटल बना रहा है, कोई तुगलकाबाद को अपनी क्या कर रहा है? कैपिटल बना रहा है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दिल्ली के अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग जगहों क्या किया गया है? प्रेफरेंस दिया गया है। चले आगे बढ़े इसमें हम लोग अब। ठीक है, हाँ जी, बता भी दीजिए, नहीं तो फिर कहिएगा कि मैम हम लोग नोट डाउन नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके टाइम पर मैंने क्या कहा था कि खिलजियों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी खिलजियों के द्वारा क्या किया गया था? मंगोलों को बड़ी संख्या में पकड़ा भी गया, बड़ी संख्या में पकड़कर बंदी बनाया गया इन्हें,
पकड़कर बंदी बनाया गया, बंदी इन द सेंस स्लेव बनाया गया, इनको बंदी बनाया गया, ठीक है ना, बंदी बनाया गया। बहुत बड़ी संख्या में क्या किया गया था, इनफैक्ट इसने क्या किया था, इसके जलालुद्दीन खिलजी का अचीवमेंट सुन लीजिए आप, इसने क्या किया था, इसने लगभग क्या किया था कि यहाँ पर यानी कि 2000 जो मंगोल्स थे दिल्ली में, इसने क्या किया था 2000 मंगोल्स को, क्योंकि ये के भी खिलजी भी क्या थे, बर्बर थे ये भी खूब, 2000 मंगोल को इस्लाम धर्म इसने क्या किया, कबूल करवाया, इस्लाम धर्म कबूल करवाया और दिल्ली के पास मंगोलपुरी नामक स्थान में इन्हें रहने के लिए शरण दी। मंगोलपुरी नामक स्थान में, नाम सुना होगा आप लोगों ने, दिल्ली में एक जगह है मंगोलपुरी, में भी आप लोग जानते होंगे। मंगोलपुरी नामक स्थान पर इन्हें बसाया। 2000 इट मीन्स कि हम कह सकते हैं, ठीक है, तो मंगोलपुरी जो है इसने क्या किया था वहां पर बहुत सारे लोगों को ठीक है, तो ये जो थे ना, ये जो मंगोल्स थे जिन्होंने इस्लाम धर्म क्या किया था, कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था, तो ये अब क्या कहलाने लगे, ये जो थे ये न्यू मुस्लिम्स कहलाए। ये क्या हो गए, अब न्यू मुस्लिम्स कहलाए, ठीक है ना, नए मुस्लिम थे ये लोग अब, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसने जो है दिल्ली के मतलब कह सकते हैं आप लोग कि खिलजियों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इन लोगों ने क्या किया था, मंगोल्स को कंट्रोल में कर लिया था, जो बहुत ज्यादा क्या थे, बर्बर हुआ करते थे। तो इसका मतलब है खिलजी इनसे भी कहीं ज्यादा बर्बर होंगे तभी तो इन्होंने कंट्रोल किया, अदरवाइज मंगोलों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। तो देवगिरी का जो मैं अभी बता रही थी ना, तो देवगिरी में ही हम क्या देखते हैं कि वहां पर जो देवगिरी का अभियान हुआ था, तो उसमें इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था, ठीक है। तो वो जो कैंपेन था, वो जो अभियान था बहुत सफल रहा, जो अलाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। और जब उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों का यानी अलाउद्दीन का जो पूरा का पूरा जो कैंपेन था यानी जो अभियान था, जब ये लोग कहाँ पे थे, कड़ा में थे, कड़ा इलाहाबाद के पास है, तो वहां पर जलालुद्दीन खिलजी गया था इसे बधाई देने। जब बधाई देने गया तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से क्या की, इसकी हत्या कर दी। आपने पद्मावत में देखा भी होगा, स्टार्टिंग में यही दिखाता है सीन, ठीक है। तो धोखे से इसकी हत्या कर दी और उसके बाद क्या हो जाता है, खुद अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है। तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, अपने चाचा की हत्या कर दी थी, चाचा और उसका ससुर भी था वो, ठीक है ना, ससुर इन द सेंस उसके कह लीजिए कि आप उसके ससुर यानी उसकी पत्नी के हस्बैंड थे वो, ठीक है। आ जाइए, इसमें हम लोग आते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि देवगिरी के आक्रमण के पश्चात, देवगिरी के आक्रमण के पश्चात कड़ा जगह पे, कौन सी जगह थी जहां पे ये लोग मिले थे, कड़ा, जो कि इलाहाबाद के पास है। कड़ा में जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन को क्या करने गया था, बधाई देने गया था। अलाउद्दीन खिलजी भतीजा था इसका, अलाउद्दीन खिलजी को बधाई देने गया था, जहां अलाउद्दीन ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। जहां अलाउद्दीन ने धोखे से क्या की, इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या, यानी इनके यहाँ ये ट्रेंड क्या हो चुका था, काफी ज्यादा था कि भाई सत्ता के मामले में यहाँ कोई किसी का नहीं था। सिद्धार्थ, मुझे एक बात बताइए, आई थिंक किसी चीज को लेकर के आप थोड़ा सा बायस्ड हो रहे हैं, या फिर आपको कुछ एलर्जिक टाइप से हैं आप। सिद्धार्थ, सीरियसली आई वांट टू नो, आप हिस्ट्री को जिस तरीके से आप बोल रहे हैं या जिस वे में आप लिख रहे हैं, सीरियसली आई थिंक दैट यू आर बायस्ड और समथिंग, कुछ अलग आपके दिमाग में चल रहा है। लाइक हिस्ट्री को हिस्ट्री के तरीके से पढ़िए, डोंट बी मुस्लिम और हिंदू, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है।
एंड इस तरह की चीज़ें कि दे वॉज द मोस्ट क्रूएल अमंग द ऑल द मुस्लिम रूलर इन दिल्ली सल्तनत, तो इट मीन्स यू वांट टू से, या मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं सिद्धार्थ, आप जिस तरीके से आप लिख रहे हैं, जो बातें लिख रहे हैं, आई थिंक यू आर बायस्ड, दिस इज नॉट द राइट वे, ये तरीका नहीं होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए, धर्म को क्या ला रहे हैं आप बीच में, और इस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बातें नहीं चल रही हैं यहाँ पर। अमंग द ऑल मुस्लिम रूलर्स, कौन सा रूलर ऐसा है जो क्रूएल नहीं था भाई, मुझे जरा बताइए, आप इतिहास के बहुत अच्छे ज्ञाता है ना, कौन से रूलर था, किसने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोल के रूल कर ली हैं, ऐसा कौन सा शासक है, मुझे बताइए आप। ये जो तरीका है ना आपका, उस टाइम भी देख रही हूँ कि आपने कमेंट किया कि मैम ये उर्दू की क्लास नहीं है, आई रियली नो दैट दिस इज नॉट द उर्दू क्लास, और मैं इस तरह की बातें करती भी नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज बिकॉज आपको मैं बता देती हूँ, बिकॉज दिस इज मेडिवल हिस्ट्री जो होता है, तो उसमें थोड़ी सी इन सब वर्ड्स के यूज होते हैं। डोंट बी टू स्मार्ट, आई मस्ट से कि ज़्यादा स्मार्ट ना बने इस मामले में, और मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लग रही है। यस, आई थिंक आप बहुत बायस्ड होकर के बातों को कर रहे हैं, ऐसे था वैसे था, मतलब वो जो आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी, कृपया करके यहाँ मत चलाइए, ठीक है ना, पढ़िए और पढ़ाई करिए। चलिए आ जाइए यहाँ पे, हम लोग क्या देखते हैं कि देवगिरी का जो आक्रमण था उस टाइम पर, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है क्या भतीजा, यहाँ पर हम लोग इतनी अगर चीज़ों से नफरत करने लग जाएंगे ना, तो सुन लीजिए, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत हेरिटेज से भरा पड़ा हुआ है। जितने भी रूलर्स हैं, चाहे वो एंशियंट के हों, चाहे मेडिवल के हों, चाहे मॉडर्न के हों, चाहे कोई भी रहा हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन सबका रहता है, ठीक है। और इतिहास को इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखिए, एक हिस्ट्री होती है जो हर कंट्री का होता है, जो इंसान पढ़ता है। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर देवगिरी के आक्रमण के पश्चात कड़ा में हम लोग क्या देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है, इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था, ठीक है ना, जो इसका क्या था, भतीजा था, को बधाई देने गया था, और उसी टाइम पर क्या होता है कि अलाउद्दीन ने क्या की थी, इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना, इसकी हत्या कर दी थी। तो इट मीन्स हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि खिलजी डायनेस्टी में अब एक न्यू रूलर आता है, हुज नेम वाज अलाउद्दीन खिलजी। अब कौन आता है, अब यहाँ पर कहानी शुरू होगी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि नो डाउट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट रिफॉर्मर भी हम लोग कह सकते हैं। खिलजी रेवोल्यूशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ हिज न्यू पॉलिसी, इसके नए नए पॉलिसी के कारण क्या होता है, हाँ, इसके नए नए पॉलिसी के कारण हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, हाँ, नए नए पॉलिसी के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। अपने नए जो पॉलिसीज थे उसकी वजह से क्या देख रहे हैं हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ गया था, ये कड़ा गया था कहाँ पर, अपने जो भतीजा है उसे बधाई देने के लिए, बट वहां पर क्या हो जाती है, कहानी थोड़ी उलट हो जाती है, अलाउद्दीन उसकी क्या करता है, हत्या कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आ जाइए 1296 से लेकर के, हाँ, 1296 से लेकर के हम लोग क्या देख रहे हैं, 1320 तक इसका शासन देखते हैं, 1320 ईस्वी तक, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आ जाइए, इसके मामले में हम क्या देखते हैं, ज्यादा नहीं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का यह क्या था, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रूलर एंटायर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है ना, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ एंटायर दिल्ली सल्तनत। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत का क्या देख रहे हैं हम लोग, ये सबसे ज्यादा क्या था, शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या था, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा क्या था, शक्तिशाली शासक था। हाँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। इसके कुछ चीजों में आ जाइए, ठीक है ना, कि इसके कुछ कामों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसका प्रशासनिक सुधार, जैसे इसका प्रशासनिक सुधार, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब प्रशासनिक सुधार में इसने देखिए क्या क्या किया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में इसने क्या किए थे, कुछ सुधार किए थे। तो इसने उस कंटेक्स्ट में क्या किया था, प्रशासनिक सुधार में अगर हम लोग बात करें तो इसने सबसे पहले क्या किया था, दीवाने रियासत नाम का क्या किया था, एक नया डिपार्टमेंट बनाया था। इसने दीवाने रियासत नामक एक नया विभाग बनाया था, एक नया विभाग बनाया था। ठीक है, दीवाने रियासत जो है इसने क्या किया था, एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया था। और स्पेशली ये जो दीवाने रियासत था, ये था क्या, ये था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करने हेतु। ये किस लिए बनाया गया था, इसने बनाया था कि हम क्या कर सके, जो भी व्यापारी वर्ग है उस पर क्या कर सके, नियंत्रण कर सके। ये बनाया किस लिए गया था, व्यापारी वर्ग पर यानी स्पेशली जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ठीक है, नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने क्या किया था। चलिए आते हैं, दीवाने रियासत के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक नया विभाग था जहां पर हम क्या देख रहे हैं, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसे क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ इसने, आपको बता दूं, अलाउद्दीन के टाइम पर क्या था, गुप्तचर व्यवस्था और ज्यादा तगड़ी हो गई थी। इन द सेंस गुप्तचर व्यवस्था की बात करें, इट मीन्स जो इंटेलिजेंस सिस्टम था उसको उसने और क्या किया था, जो इंटेलिजेंस सिस्टम था, इंटेलिजेंस सिस्टम को इसने क्या किया था, और भी ज्यादा सख्त किया था। और सख्त इन द सेंस कि इससे ही क्या होने लगा था, पूरा का पूरा गुप्तचर व्यवस्था से ही क्या हो रहा था इसका ठीक है, तो इसने क्या किया, एक डिपार्टमेंट ही बनाया और उसके हेड को कहा जाता था बरीदे मुमालिक। बरीदे मुमालिक, देखिए सारे के सारे टर्मिनोलॉजी तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, जो जैसा बरीद आप पढ़ चुके हैं, बरीद का मतलब ही होता था वो जो इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। तो इंटेलिजेंस सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, बरीदे मुमालिक क्या था, इसका हेड हुआ करता था। बरीदे मुमालिक क्या हुआ करता था, गुप्तचर व्यवस्था का हेड हुआ करता था, हेड। ही वॉज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, ये भी कह सकते हैं, he was the head of intelligence system, इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, इसने क्या किया था, हेड था ये किसका, इंटेलिजेंस सिस्टम का। इस कहानी को एक बार और समझा दें। अच्छा देखिए, विष्णु, इसके बारे में देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बात करें तो इसने क्या किया था, जब ये शासक बना तो इसने कुछ नए रिफॉर्म किए, कुछ क्या, इसने काफी ज्यादा रिफॉर्म का काम किया। इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि इसको कहा जाता है खिलजी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव वे से मैं बोल दूं कि जैसे ये क्वेश्चन आप लोग के कई बार आते हैं कि दीवाने रियासत को किसने स्टैब्लिश किया था, तो दीवाने रियासत इसने ये किया था, सबसे पहले इसने ये सोचा कि सब जो व्यापारी वर्ग है वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा 3-5 का काम वही कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उसको संगठित करना होगा या उसको नियंत्रण में रखना होगा। तो ट्रेडर्स जो थे, जैसे मान लीजिए कि पूरी इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें विष्णु, जैसे सपोज दैट ये पूरी इकोनॉमी चल रही है, ठीक है, इसमें जो व्यापारी वर्ग है वो क्या कर रहे हैं, अपना मनमानी जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसने क्या किया कि एक डिपार्टमेंट ही बना दिया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था दीवाने रियासत। ठीक है, अब इस दीवाने रियासत में जितने भी व्यापारी होते थे उनको कंट्रोल में कैसे रखना है, या इनको जहां तक जो काम दिया गया, जैसे लाइसेंस दिया हमने कि आप इतने दूर में अपना व्यापार कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आगे भी जाकर के व्यापार कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को चेकआउट करने के लिए उसने क्या किया, एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बना दिया, दैट इज नोन एज दीवाने रियासत।
ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो चूंकि अलाउद्दीन के टाइम पर सबसे ज्यादा क्या था, जो इनका इंटेलिजेंस सिस्टम था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था अलाउद्दीन का। दैट्स व्हाई हम कह देखते हैं कि अलाउद्दीन के टाइम पर एक बहुत ही संगठित और बहुत ही सशक्त व्यवस्था स्थापित हो पाई। इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था, कारण ये था कि उस टाइम पे उसने क्या किया था, अपने इंटेलिजेंस सिस्टम पर सबसे ज्यादा वर्क किया। प्रॉपर अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को यानी गुप्तचर व्यवस्था को क्या किया, उसने संगठित किया। और जो उसका हेड हुआ करता था, कैसे यहाँ रॉ है, भारत में रॉ है ना, तो रॉ का हेड होते हैं उसके, उसी तरह से क्या है कि हम क्या देख रहे हैं कि उस टाइम पे वहां पे उसने क्या किया था, अपने डिपार्टमेंट के जो हेड हुआ करते थे उनका नाम क्या रखा है, बरीदे मुमालिक। तो बरीदे मुमालिक वॉज द बेसिकली हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या था, वो हेड था। तो अलाउद्दीन ने, चूंकि देखिए जितना गुप्तचर व्यवस्था स्ट्रांग होता है ना, आप सुनिएगा अमेरिका वगैरह के क्या होते हैं, बहुत सारे स्पाई होते हैं, अलग अलग देशों में काम कर रहे होते हैं। और ये माना जाता है स्टूडेंट कि जिसका जितना ज्यादा इंटेलिजेंस सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इजराइल का मोसाद है ना, जो बहुत ही क्या है, स्ट्रांग है और उसका इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ही खतरनाक माना जाता है। सेम वैसे आप देखिएगा यूएस के जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं, रशिया के जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो जिस जिस देश का इंटेलिजेंस सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है ना, तो माना जाता है कि उस देश में कहीं ना कहीं क्या है कि उतनी ही जानकारी या उसके अगेंस्ट कौन लोग काम कर रहे हैं वो सारी जानकारी उनको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है। तो बस इसको इस तरीके से समझिए कि अलाउद्दीन के खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे, उसने क्या किया, उन सब पे कंट्रोल स्थापित कर दिया। हाँ 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 जी केशव, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ूं इसमें? हाँ जी आगे बढ़ूं इसमें? आ मुहतसिब, जो जन साधारण होते थे ना, जन साधारण जैसे जो लोकल पब्लिक है उनकी देखभाल करने वाला रक्षक जिसको बोलते, लाइक पुलिस, उसको मुहतसिब कहा जाता था। क्लियर है? लोक रक्षक जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए क्वेश्चंस तो आ जाते हैं। अब आप मैंने पहले ही बोला कि आप जैसा कि आज मंडे है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन की क्लास है हम लोगों की। अब 4 दिन में ये है कि कल या तो पूरी सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी, ठीक है, आज मैं थोड़ा सा बस समझा दे रही हूँ आपको, है ना। तो मुहतसिब समझ गए आप? क्या नाम है आपका? हाँ नहीं, यस मैम नाम है आपका। मैंने पूछ, संतोष नाम है, मैंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। अच्छा, तो मुहत्तसिब उसी को बोला जाता था, ठीक है ना। जैसे अगर याद करिए ना, मौर्यंस के टाइम पर रक्षणी बताया था ना मैंने, रक्षणी हुआ करते थे, जो लोग क्या करते थे, प्रोटेक्शन पुलिस का काम करते थे। तो उसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, इनका मुहत्तसिब हुआ करते थे। जैसे अगर आप बात करें लोक रक्षक, लोक रक्षक कौन हो गए, मुहत्तसिब, ठीक है ना, मुहत्तसिब। मुहतसिब, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है यहाँ पे, इसने जो अलाउद्दीन के द्वारा जो कार्य किया गया वो क्या था मेनली, कि उसने सबसे पहले तो क्या किया कि चेंज किया, चेंज इन द सेंस कि उसके दिमाग में ये था कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि पहले सबको कंट्रोल में रखना है, जिसके लिए व्यापारियों को, जिसके लिए इसने क्या किया, दीवाने रियासत की स्थापना की। और उसके बाद उसने क्या किया, एक शहनाई मंडी, जैसे मान लीजिए व्यापार, इसके अगर आर्थिक सुधार में भी अगर आप देखें, इसके आर्थिक सुधार में अगर आप देखिए, इकोनॉमिकली रिफॉर्म जो है इसने किया था। जैसे मान लीजिए कि इसने क्या किया, एक पोस्ट बनाया जिसका नाम था शहनाई मंडी, एक पोस्ट बनाया जिसका नाम क्या था, शहनाई मंडी, शहनाई मंडी, ठीक है। इस शहनाई मंडी की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरे बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। ये कौन हुआ करता था, यह पूरे बाजार का इट मीन्स कि ही वॉज सुपरिटेंडेंट ऑफ जो मार्केट है उसका, पूरे बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। यह कौन था, यह पूरे बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। शहनाई मंडी याद रखिएगा, हिज नेम वॉज शहनाई मंडी,
शहनाई मंडी, ठीक है। बीपीएससी में तो क्वेश्चन आते हैं केशव, हाँ क्वेश्चन तो आते हैं केशव, इसमें कई बार मेडिवल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। शहनाई मंडी, ठीक है। उसके बाद हम देख लीजिए, इसके बाद इसने क्या किया था, एक काम और किया था। शहनाई मंडी हो गया, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि इसके द्वारा एक काम और किया गया था, वो ये था कि एक साथ बैठ करके मदिरा पीना, ठीक है ना, शराब पीने पे कंट्रोल लगा दिया था कि एक साथ बैठकर मदिरा पीने पर रोक लगा दी थी इसने। अब आप बोलिएगा कि मैम ये जो है ऐसा क्यों किया इसने, मदिरा पीने पर रोक लगा दी थी इसने, रोक लगा दी थी इसने, ठीक है, रोक लगा दी थी। तो क्यों इसने ऐसा काम किया था कि अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो एक साथ नहीं करना है, ठीक है ना, मदिरा इन द सेंस कि अल्कोहल, मदिरा इन द सेंस अल्कोहल, अल्कोहल कंजम्पशन पे इसने क्या किया था, बैन कर दिया था, टोटली बैन टू कंज्यूम अल्कोहल इन ग्रुप, है ना। बिल्कुल मैम, यहाँ से प्रश्न, हाँ मैं वही कह रही हूँ कि मेडिवल में क्वेश्चन आते हैं, तो इसने क्यों किया था ही कंप्लीटली बैन कि अब जो है ग्रुप में अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करेंगे। इसका कारण ये था कि इसे ये चीज़ पता था कि ये जितने लोग हैं, खासतौर से जो नॉबल्स लोग हैं, जो तुर्क लोग नॉबल्स हैं, अगर ये एक साथ बैठेंगे तो ये क्या करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, और षड्यंत्र करेंगे तो वो किसके खिलाफ करेंगे, जब भी करेंगे सुल्तान के खिलाफ। तो इसको रोकने के लिए इसने क्या किया, लगाया किसको, बरीद को, किसको लगा दिया, बरीद को। इसको ये जो बरीद थे, हाँ मैंने बोला ना कि क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। सिद्धार्थ, मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, व्हाट डू यू वांट टू से, मेडिवल स्किप कर दिया जाए अगर आप चाहते हैं तो बताइए। बरीद के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको मुनहियान भी कहा जाता था इन्हें। मुनहियान भी, मुझे आप बोल दीजिए मैं स्किप कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुनहियान, मुनहियान भी बोला जाता, मुनहियान है ना, मुनहियान, मुनहियान भी इसे क्या कहा जाता था, ये जो बरीद है। तो इसने देखिए क्या किया कि मुनहियान, हाँ इसने क्या किया कि इनको कंट्रोल करने के लिए मुनहियान जो है उनको डिप्यूट किया, ठीक है ना। बरीद का जो हेड हुआ करता था दैट वाज नोन एज बरीद मुमालिक, और जो रेस्ट ऑफ जो बरीद हुए यानी और जो गुप्तचर हैं वो किस नाम से जाने जा रहे हैं, मुनहियान के नाम से जाने जा रहे हैं। आप जैसा बोलिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अभी, ठीक है। तो मुनहियान को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ आ जाइए, हम लोग क्या देखते हैं कि इसने क्या किया था, जो षड्यंत्र यानी इस तरह से अगर साथ बैठेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे, और इस कॉन्स्पिरेसी को रोकने के लिए इसने क्या किया, बरीदों को लगाया, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये लोग आपस में बहुत ही सख्त नियम हो गया था कि अगर आप साथ शराब पिए, अगर मेरे बरीद ने देखा तो ये सब सीधे कहाँ जाते थे, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। तो एक डर नहीं होता, सुल्तान का एक डर जो क्रिएट करना, फियर हो गया था कि भाई अगर हम लोग साथ बैठे तो सुल्तान को ये शक होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रचा रहे हैं, ठीक है, तो षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो इस तरह से इसने क्या किया था, अलाउद्दीन ने ये चीजें क्या की थी कि कर दी थी कि अगर साथ बैठे और साथ में मदिरा का सेवन किया तो तुम लोगों की खैर नहीं। ये लेकर कौन आता है, ये लेकर आते हैं स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये कौन लेकर के आता है, ये अलाउद्दीन खिलजी लेकर आता है। सबसे पहले इसने क्या किया था ना, देखिए आपको बता देती हूँ कि ये जब आता है ना, भाई देखिए मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं चाहूँ ना, मैं आप बोलिए मैं कल पूरी स्पीड में पढ़ा दूँ फटाफट, मैं निकल जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुनहियान जो है ना सोनी, ओके सिद्धार्थ, ओके, मुनहियान जो है वो बरीद को बोला जाता था। बरीद इन द सेंस की जो गुप्तचर है ना, तो मैंने क्या कहता है, गुप्तचर के हेड को बरीद मुमल्लिक कहते थे, जो उसका उस संस्था का जो हेड हुआ। लेकिन जो बरीद, जो रेस्ट ऑफ जो गुप्तचर हैं,
जो लोग हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनको मुनहियान कहा जाता था। ठीक है, उन्हें मुनहियान कहा जाता था। आगे बढ़ा जाए? हाँ जी, आगे बढ़ूं, ये बताइए। अच्छा विष्णु, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी, मैं पूरा समय दे के ही इसलिए पढ़ाती हूँ। मुझे भी पता है कि इतिहास को ऐसी तेजी में निकाल के नहीं पढ़ाया जा सकता, वो मेरे से भी नहीं हो पाता है। मैं अगर पढ़ाती हूँ तो ठीक से पढ़ाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसमें थोड़ी देर रह गया, इसके कुछ और रिफॉर्म कर लेते हैं। जैसे इसने मिलिट्री रिफॉर्म कैसा, अच्छा जी, चलिए आगे आते हैं। देखिए अब इसका आते हैं हम लोग सैन्य सुधार। अलाउद्दीन को क्यों रिफॉर्मर बोला जा रहा है? इसने हर सेक्टर को क्या किया है, टच किया है। सैन्य सुधार, अब सैन्य सुधार में देखिए इसने क्या किया। सैन्य सुधार में इसने सबसे पहला काम क्या किया कि इसने क्या किया, घोड़ों को दागने का सिस्टम बनाया। ठीक है ना, तो एक इसने क्या किया था, दाग और हुलिया, याद रखिएगा दो चीजें। दाग, इंग्लिश सॉरी दाल लिख दिया मैंने, दाग, ठीक है, दाग, ये हो गया दाग, और ये हो गया हुलिया। दाग और हुलिया, ठीक है, हुलिया। अब दाग क्या था भाई, समझिए। दाग का मतलब होता है घोड़े को दागने की प्रथा, या घोड़े को दागना। दागना समझते हैं आप लोग? को दागना, दागना मतलब ये होता है इसके ऊपर मार्क कर देना। ठीक है ना, मार्क, मार्क ऑन हॉर्स। आप लोग जब कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछता है ना कि क्या कोई निशान है। आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा, बीपीएससी भी पूछता है कि क्या कोई निशान है, तो आप लोग बताते हैं यस, राइट कट ऑन माय राइट आई, या फिर अ कट ऑन माय लेफ्ट हैंड। ये सब लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं आप? दागना का मतलब होता है मार्क कर देना। ठीक है ना, मार्क कर देना, यानी हमने उसमें क्या किया, अपनी मुहर लगा दी कि भाई ये अलाउद्दीन के क्या है, इसके घोड़ा है। तो अब देखिए, घोड़े को दागना यानी मार्क ऑन हॉर्स, ये काम इनके द्वारा किया जाने लगा था। हुलिया का मतलब होता है एक तरह से, जैसे आप देख रहे हैं आधार कार्ड होता है, आंख की पुतली जो है वो क्या है, अंगूठे का जो है वो क्या निशान है। तो इसने क्या किया था कि एक पूरा का पूरा जो आपका जो अपीयरेंस है, यानी उस टाइम पर भी, जैसे आप देख लीजिए जो कहीं भी, इनफैक्ट हमारे यहाँ भी कहीं है और कहीं भी बाहर भी देखिएगा, अक्सर जो अक्सर जो बाहरी अटैक होता है उसमें आप सुनिएगा कि बाहर के घुसपैठिए आ गए थे, जिसकी वजह से हम लोग के यहाँ क्या हुआ, समस्या आई। सुनते हैं ना घुसपैठिया? तो घुसपैठिया कौन होता है? घुसपैठिया वही होता है जो आपकी सेना का भेष बदल ले और फिर आपके यहाँ क्या करने लगे, आपको पता ही ना चले कि ये मेरे सेना का है या कहीं बाहर के सेना का है। ठीक है, तो घुसपैठियों की घुसपैठ को रोकने के लिए इसने क्या किया था, हुलिया सिस्टम लेके आया। हुलिया में ये था कि नोट डाउन किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? नोट डाउन किया जाने लगा। अब नोट डाउन क्या किया जाने लगा, जैसे लंबाई, ठीक है ना, चेहरा, ये सारी बातें, आंख का कलर कैसा है, तो ये सारी चीजों को नोट डाउन करके एक जगह लिखा जाने लगा। तो ये होता था हुलिया। नहीं कहते हैं हुलिया मतलब होता है दिखने में कैसा है, तो वो चीज, सारी चीजें एक सैनिक का, हुलिया किसका, स्पेशली सैनिक का, किसका, सैनिक का। अब एक बात बताइए, जब आप सेना में सैनिक का पूरा हुलिया आप लिख करके रजिस्टर रख रहे हैं और आप घोड़ों को पूरा दाग करके रख रहे हैं, तो जब अब आपके यहाँ आपके घोड़े कंफर्म है कि ये आपके सेना का घोड़ा है और आपके सैनिक के डेटा आपके पास पूरा कलेक्ट है, एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से समझिए अपने आप को एक तरह से डेटा जो है ना वो कलेक्शन, मतलब डेटा कलेक्ट करके रखा गया सैनिकों का। ठीक है ना, डेटा कलेक्ट किया गया किसका, सैनिक का, मिलिट्री का। मिलिट्री का क्या किया गया, डेटा यहाँ पे किया गया इकट्ठा। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये ऐसा मार्क कर देना, मार्क करने से पता चलने लग गया कि भाई ये जो है अलाउद्दीन की सेना का क्या है, घोड़ा है। तो बाहर से जो लोग घुस करके कई बार एंट्री करके और बहुत सारे लोगों को मार देते थे या घुसपैठिए का काम करते थे, तो इसका फायदा ये हुआ कि घुसपैठ वाली जो सिस्टम थी वो समाप्त हो गई। समझ में आई बात? हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ? व्हाट इज दाग एंड हुलिया, क्लियर हुआ ये? तो ये था इसका सैन्य सुधार में सबसे पहला ये काम हुआ। और इसमें एक काम इसने और किया था, राशनिंग व्यवस्था।
इसके सैनिक सुधार में एक सिस्टम ये भी था जिसका नाम क्या था, कैंटीन सिस्टम। अब ये कैंटीन सिस्टम क्या था भाई, कैंटीन सिस्टम में ये था कि जो भी मेरे सैनिक होंगे, ठीक है ना, जो भी मेरे सैनिक होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको नकद में वेतन देंगे और जो सामान दिया जाता है उनको उसके एक्चुअल प्राइस को हम इनको पे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली व्यवस्था क्या की है राशनिंग में, कि हम सेना के लोगों को क्या करेंगे, नकदी वेतन करेंगे, ठीक है ना, कैश में पे करेंगे, नकदी वेतन इसको बोलते हैं, नकदी वेतन। और दूसरा क्या है कि जो भी मार्केट में जो भी सामान है या जो भी चीजें ये खरीदेंगे ये उनको कम दामों में मिलेगा, यानी कोई भी सामान इनको क्या मिलेगा, आधा दाम में, कोई भी सामान इन्हें आधे दाम में मिलेंगे, इन्हें आधे दाम में मिलेंगे, कोई भी सामान इसमें इन्हें क्या है, आधे दाम में मिलेंगे। ये क्या थी, आधे दाम का मतलब हो गया जो आज भी आप देखिए, हाँ ये अभी भी है, अभी भी है। ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही कि चूंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, सेना में सर्विस दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इनको कुछ बेनिफिट हम लोगों से मिलना चाहिए। तो एक तो ये है कि पहले जो बार्टर सिस्टम पे ही काम होता था, जैसा आप जानते होंगे, बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि सामान के बदले सामान। लेकिन सेना के मामले में हम देखेंगे कि कई बार इन लोगों को कैंपेन के लिए क्या होता है, कहीं कहीं बहुत दूर तक जाना पड़ता है, कई बार बहुत आगे तक जाना पड़ता है। तो समस्या ये थी कि ऐसे कंडीशन में अगर हम सैनिक का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा। आज भी आप देखिएगा कि जो लोग हमारे जो भारतीय सैनिक सियाचिन पर जो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उन लोगों को अब ज्यादा अलाउंस दिया जाता है, भत्ता प्रोवाइड किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि भाई ये अपनी सर्विस जो है बहुत ही कठिन सर्विस दे रहे हैं ये लोग, जो अमूमन जनरल व्यक्ति नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि हम वैसे सैनिकों को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें, ठीक है। तो सेम हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अलाउद्दीन, हाँ उनके अलाउंसेस ज्यादा होते हैं, तो वही मैं कह रही कि तो हम लोग सेम क्या देख रहे हैं अलाउद्दीन के कंटेक्स्ट में कि इसने भी क्या किया था, राशनिंग व्यवस्था ये लेकर आता है, कैंटीन सिस्टम। कैंटीन सिस्टम में यही था कि जो भी सामान बाजार में जो कोई सामान 50 का है तो वो इन सैनिकों को आधे दाम पे मिलेगी। तो इससे कम से कम सैनिकों को ये लगेगा कि सुल्तान हमारे बारे में सोचता है, और ये सिस्टम आज भी आप देखिएगा चल रही है, ठीक है। तो ये था इसका सैन्य सुधार यानी मिलिट्री रिफॉर्म जो इसने करवाए थे। ये क्या थे इसके, ये थे इसके सैन्य सुधार जो इसने क्या किए थे, करवाए थे। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ वही मैं कह रही कि उनके क्या होते हैं, अलाउंसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये क्या था अलाउद्दीन का, मेनली ये क्या था इसका सैन्य सुधार। तो देखिए एक तरफ तो इसने सबसे पहले मिलिट्री को रिफॉर्म किया, दूसरी तरफ इसने क्या किया, मार्केट में रिफॉर्म किया कि इसने दीवाने रियासत बना दिया, शहनाए मंडी बना दिया, तो इस सराय अदल बना दिया। तो इन सब चीजों से हम क्या देखते हैं कि इसने पूरा का पूरा मार्केट को क्या किया, कंट्रोल में कर लिया। तो अब जो मार्केट में कालाबाजारी हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था, समस्या आ रही थी कि भाई जो सामान यहाँ पर मान लीजिए किसी एक जगह, कालाबाजारी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई सामान आपके नजदीक नियर अबाउट 10 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, और जब थोड़ा सा आप आगे गए 4 से 5 किलोमीटर आगे, तो वही सामान आपको 30 रुपए का मिल रहा है। आप उससे फिर थोड़ा सा आगे गए तो वही सामान आपको क्या मिलेगा, 60-70 का मिलेगा। तो ये कालाबाजारी है कि नहीं है, कि जो एक्चुअल प्राइस है हम वो ना लेकर के हम उससे क्या करें, डबल ट्रिपल रेट लोगों से ले रहे हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया था, मार्केट पॉलिसी बनाई, और मार्केट पॉलिसी के तहत उसने क्या किया, पूरा का पूरा बाजार नियंत्रण कर लिया, जिससे ये अलाउद्दीन की एक सबसे बड़ी क्या थी, अचीवमेंट थी। टाइम हो गया है ना शायद? हाँ जी टाइम हो गया है ना क्लास का? टाइम हो चुका है, हाँ टाइम हो गया है। चलिए फिर एक काम करते हैं, तब फिर अब कल मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में। तब तक के लिए आज इतना रहने देते हैं, धन्यवाद। ओके जी, ओके।